हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। इस लेक्चर में हम लोग वोल्टेज कंट्रोल और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गेट हुआ, आईईएस, आईएएस, है ना, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है ना, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिंपल सी ये बात है। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली तो हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना। एक एक चीज हम लोग को पढ़ाई करनी है कॉन्सेप्चुअली, जिससे कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट तक देखना वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल कैसे होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव हम लोग कैसे करेंगे, और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली देखना चाहिए, है ना, जिससे कि सारा के सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे। अब ये बात आती है कि ये दोनों टॉपिक, जैसे वोल्टेज कंट्रोल रहे या फिर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट रहे, है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जो भी दोनों चीज में रिएक्टिव पावर कंट्रोल से ही हम लोग करेंगे दोनों चीज। ठीक है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल भी रिएक्टिव पावर से करेंगे हम लोग, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी रिएक्टिव पावर से ही करेंगे, है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा रिएक्टिव पावर के बारे में हमको लगता है कि थोड़ा अगर हम बेसिक आपको बता दें तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो देखो थोड़ा बहुत रिएक्टिव के पावर के बारे में, जो कि आगे यूज होने वाला है ना, कि रिएक्टिव पावर से क्या क्या हो सकता है। तो एक हम केस स्टडी लेके चलते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के केस में आप देखो तो फेजर डायग्राम अगर आप नो लोड पे देखेंगे तो फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वी फ्लक्स, नो लोड की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज आई नॉट एंड दिस इज फाई नॉट, करेक्ट है। और जो ये जो V होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस E1। किसी किसी बुक में देखेंगे E1 भी रहता है ना। तो बेसिकली ऐसा होता है, वो रिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कैसे लेंगे, तो वो भी सही और ये भी सही है। तो ऐसा हो गया ये नो लोड पे इसका फेजर डायग्राम। हम आपको रिएक्टिव पावर का एक जरा सा यूज बता रहे हैं क्या होगा, सो इसलिए अच्छे से आप देखिएगा। अब अगर इसका कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में लोगे तो ये क्या होगा, आई म्यू आता है, एंड दिस आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट आना चाहिए, है कि नहीं। तो अब आप देखिए कि फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है और आई म्यू का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, आई म्यू का भी डायरेक्शन ऐसा ही है। कहने का मतलब अगर फ्लक्स ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब आई म्यू हम लोगों को ज्यादा लेना पड़ेगा, करेक्ट है। फ्लक्स ज्यादा तो आई म्यू ज्यादा, कहने का मतलब आई नॉट साइन फाई नॉट ज्यादा, है कि नहीं। इसका मतलब अगर इसमें V से मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब V आई नॉट साइन फाई नॉट ज्यादा, है कि नहीं। मतलब अगर आपको फ्लक्स ज्यादा चाहिए कहीं पे तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर भी ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए आपको रिएक्टिव पावर चाहिए। कैसे कि अगर फ्लक्स ज्यादा रिएक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, फ्लक्स कम रिएक्टिव पावर कम चाहिए, फ्लक्स जीरो तो रिएक्टिव पावर जीरो। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ गए ये बात। अब और जरा सा एक चीज देखो, आप मशीन में या ट्रांसफार्मर में ये देखे होंगे ईएमएफ, ईएफ इज इक्वल टू क्या था, 4.44 FN फाई, और अगर रोटेटिंग मशीन है तो KW भी होता था, वाइंडिंग फैक्टर, करेक्ट है। तो अब अगर आप ये देखिए तो जो EMF है वो डायरेक्ट फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है और फ्लक्स जो है डायरेक्ट रिएक्टिव पावर पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है EMF EF है वो डायरेक्ट रिएक्टिव पावर पे भी डिपेंड कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। कहने का मतलब अगर आपको कहीं पे वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो हम लोगों को रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना होगा। ये समझ गए आप लोग। तो ऐसी यही टेक्निक है ना, जो हमारा टॉपिक है आज का वो यही है। इसी टेक्निक से हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो इतना समझ में आ गया। और एक फॉर्मूला का जो यूज करेंगे आगे इसी चैप्टर में, वो भी हम आपको यहां पे लिख ही दे रहे हैं इकट्ठे, तो सही रहेगा। एक चीज होता है जैसे पीई इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, जो भी रिसीविंग एंड का पावर था, ये हम डिराइव कर चुके हैं पहले, इसलिए हम यहां पे डिराइव नहीं करेंगे। VSBR बाय एक्स साइन डेल्टा, करेक्ट है। एंड PR और QR सपोज करो रिसीविंग एंड का, R फॉर रिसीविंग एंड, तो दिस इज इक्वल टू VSVR बाय एक्स
कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाय एक्स हम लोग कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। तो दिस इज एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, रिसीविंग एंड का है ये, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में, है ना। तो अब यहां पे आपको हम बताना चाह रहे हैं एक चीज कि वोल्टेज कंट्रोल क्यों करते हैं हम लोग, वोल्टेज ना कंट्रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, वोल्टेज कंट्रोल एक्चुअली क्या है कि जो होता है ना, जो मतलब अलॉड है कि इतने तक चेंज हो सकता है, तो वो है जितना वी रेटेड प्लस माइनस 5% या हार्डली 6%, ठीक है। इससे ज्यादा वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे आप कंज्यूमर एंड की बात करो, आप अपने घर की बात करो, तो 230 वोल्ट तो आइडियल है। देखना कभी तो 230 से प्लस माइनस के अंदर में ही रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट 230 कभी कभी आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 5% तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर चेंज हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, सिंक्रोनिज्म लूज भी हो सकता है। जरा सा हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा तो ऐसे वो स्टेबिलिटी का पार्ट है, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो आपके लिए हेल्प होगा, है ना। और जो नहीं जानते होंगे तो वो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज चेंज होने से क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। सपोज करो ये है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये वीएस एंगल डेल है, ये जनरेटर है, और यहां पे जो इन्फिनिटी बस है दिस इज वीटी एंगल 0 और एंड दिस इज जेएक्स, करेक्ट है, ऐसा है। तो यहां पे जो पीई होगा, पीई जो इलेक्ट्रिकल पावर, दिस इज इक्वल टू, जैसा कि अभी हम फॉर्मूला बता चुके हैं, वी एस वी आर बाय एक्स साइन डेल्टा होगा, है ना। अगर डेल्टा और 0 है तो डेल्टा माइनस 0, अगर यहां पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 होता तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, करेक्ट है, ऐसा हो गया। अब इस इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे मैकेनिकल इनपुट भी जाना चाहिए, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, पीएम शुड बी इक्वल टू पीई, तो रोटर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होते रहेगा। Pm इक्वल टू पीई, तो रोटर का जो स्पीड है एन एस, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मशीन है तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होते जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो, अब आप ये सपोज करो कि वी आर चेंज हो रहा है, ठीक है। आप ये सपोज करो कि किसी भी तरीके से वी आर जो है वो चेंज हो रहा है, बहुत कम हो गया, सपोज करो बहुत डिम वोल्टेज हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। तो जब पी आर बहुत कम हो जाएगा तो पीई भी बहुत कम हो जाएगा, है ना। और एक स्टेबिलिटी में एक है थ्योरम, एक फॉर्मूला है, स्विंग इक्वेशन, Pm माइनस पीई इज इक्वल टू एम डी टू डेल बाई डी टी स्क्वायर। तो जब Pe बहुत कम हो गया और Pm बीइंग कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन आने लगेगा, डी टू डेल बाई डी टी स्क्वायर इज एक्सीलरेशन ऑफ द रोटर, एक्सीलरेट हो जाएगा रोटर। जब रोटर एक्सीलरेट हो जाएगा तो रोटर का स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगेगा। तो अगर वी आर को कंट्रोल ना करें तो ये स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएगा एंड द सिंक्रोनस मशीन में लूज सिंक्रोनिज्म। रोटर पहले ns स्पीड से था, अब रोटर किसी और स्पीड से रोटेट करेगा तो सिंक्रोनिज्म लूज हो गया, है कि नहीं। तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है अगर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल ना करें तो, है ना। तो इसीलिए वोल्टेज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है ना। तो देखते हैं हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये हम आपको इंपॉर्टेंस बताया वोल्टेज कंट्रोल का, याद रखना सब लोग, बहुत जरूरी है। अब देखिए आप कि वोल्टेज कंट्रोल, देखो वोल्टेज कंट्रोल करने का दो मेथड है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल मेथड करने का दो मेथड है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी में तो हमको नहीं जाना है, हम आपको कॉन्सेप्चुअली ही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप सपोज करिए हमारे पास ये जनरेटर है, ठीक है, और एक ये यहां से लोड कहीं पे कनेक्टेड है, ठीक है, इस टाइप का है। अब इसमें आप ये भी एज्यूम करो कि यहां पे वोल्टेज है, सपोज करो वी एस एंगल डेल्टा, मैग्नीट्यूड वी एस, और यहां का वोल्टेज है वी आर एंगल 0, दिस इज जे एक्स, और ये लोड है इधर। अगर हमको इस वोल्टेज को कंट्रोल करना है, सपोज करो ये कांस्टेंट है, ये जो वोल्टेज है कांस्टेंट है, जो हमारा जो डिजायरेबल वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज है, दिस इज कांस्टेंट, और ये हम चाहते भी हैं कि ये कांस्टेंट रहे, ठीक है। हम ये मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहे हैं, हम इसको कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, इस वोल्टेज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर इस वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहे तो एक तरीका ये है कि आप देखो ये सिंक्रोनस मशीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है,
है कि नहीं। तो इस सिंक्रोनस मशीन का टर्मिनल वोल्टेज ये हो गया। इसको दूसरे फॉर्म में देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है। ये EF है और ये टर्मिनल वोल्टेज VT जो कि है किसके बराबर, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, VS। हमको इसको कंट्रोल करना है। तो अगर हम इसको कंट्रोल करें, सपोज करिए इसमें करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है, ठीक है, IA आर्मेचर करंट IA जा रहा है, ऐसा करके जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस VT को कंट्रोल करना चाहें तो इसका मतलब EF को हम लोग कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर EF कंट्रोल हो गया तो इसका मतलब VT और VS भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। कैसे कंट्रोल होगा, जरा सा मशीन में हमको जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में, बढ़िया से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, बस आप हिम्मत रखो, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा है कि देखो ये तो लैगिंग लोड ही होगा कहीं ना कहीं। तो देखना, आप जरा सा एक नोटिस करना, तो सिंक्रोनस मशीन का अगर फेजर डायग्राम देखें तो दिस इज phi F एंड दिस इज EF, ठीक है। लोड लैगिंग है यहाँ पे, ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो लोड लैगिंग है, तो सपोज करो IA जो है ना, IA इस डायरेक्शन में, IA इस डायरेक्शन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग MMF और फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो देखो phi F जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो इधर है और आर्मेचर फील्ड फ्लक्स उधर है, तो मेन टोटल जो फ्लक्स होगा वो तो कम ही हो जाएगा, phi F माइनस phi A हो जाएगा, है कि नहीं। टोटल तो अब ये कम ही हो जाएगा। तो जब टोटल फ्लक्स कम हो गया तो इसका मतलब EF भी कम हो जाएगा, EF भी कम हो जाएगा, और जब EF कम हो जाएगा तो इसका मतलब VT भी कम हो जाएगा। हम चाहते हैं इसी VT को कंट्रोल करना। अब अभी तो VT कम हो गया लैगिंग लोड के केस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपली phi F को बढ़ा देंगे, जितना पहले था उससे ज्यादा एक्साइट कर देंगे, है ना। तो पहले अगर नॉर्मल में था, अब ज्यादा एक्साइटेशन कर दे रहे हैं। phi F बढ़ाना मतलब फील्ड करंट बढ़ाना, मतलब एक्साइटेशन बढ़ाना, ठीक है। तो phi F को पहले से ज्यादा कर दिया, मतलब ओवर एक्साइटेड कर दिया, ठीक है। तो जब phi F ज्यादा हो गया तो फिर phi R भी ज्यादा हो जाएगा, phi R ज्यादा होगा तो EF भी ज्यादा हो जाएगा, और EF ज्यादा होगा तो VT भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है ना। और ये सब हम लोग कैसे करते हैं, तो बाय द यूज ऑफ AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इससे हम लोग करते हैं, ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो AVR से यूज करते हैं हम लोग इसको। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए चलो ठीक है, समझ गए आप, है ना। लेकिन इसका यूज प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते, हमेशा इसी का यूज नहीं किया जाता वोल्टेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज हुआ, जनरेटर से कनेक्टेड है, तो दूसरा वोल्टेज भी तो इफेक्ट हो सकता है ना। पहले तो ये कांस्टेंट था, ये दूसरा वोल्टेज भी इफेक्ट हो सकता है। तो इस मेथड का यूज हम लोग इसी वजह से नहीं करते ज्यादातर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। क्वेश्चन ऑल दो एक आध नंबर का इस सब से पूछा जा सकता है, अदरवाइज आगे से ज्यादा पूछेगा क्वेश्चन, जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं ना उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो अब देखो, अब जो जहां से क्वेश्चन आएगा उस सब चीज की बात करते हैं हम लोग, वोल्टेज कंट्रोल बाय इंटरनल मेथड, ठीक है, ये एक्सटर्नल था, वोल्टेज कंट्रोल बाय इंटरनल मेथड, इससे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, और बहुत आसान होता है। वोल्टेज कंट्रोल बाय इंटरनल मेथड, मतलब इसमें क्या होता है ना, इंटरनल मेथड, ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, मतलब थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, क्या एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे, गेट में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थ्योरी जो लिखवाना होता है ना वो सब चीज वो हम नहीं लिखवा रहे हैं आपको। इंटरनल मेथड मतलब ये होता है, इंडक्टर लगा दो, कैपेसिटर लगा दो, है ना, या फेज मॉडिफायर लगा दो, या फिर आप बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा दो, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर लगा दो, इन सब से भी हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, है ना। कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। रिएक्टिव पावर इंजेक्शन ही होता है, सारे का एक ही काम होता है, रिएक्टिव पावर को मतलब इंजेक्ट करना या फिर विड्रॉ करना, है ना, सारे का एक ही काम होता है। क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप बढ़िया से देखना कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट हम अभी आपको बता रहे हैं इसी से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। तो समझना बढ़िया से। आप सपोज करिए ये हमारे पास जनरेटर है और ट्रांसमिशन लाइन, और ये हमारे पास लोड है, ये हमारे पास लोड है। अब इस लोड का डिमांड है, सपोज करो जो है ना
मतलब Φ1 इसका डिमांड है रिएक्टिव पावर का, सिंपल सी बात है, इंडक्टिव है तो इंडक्टिव पावर मतलब इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर का डिमांड करेगा, है ना। बढ़िया से समझिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझिएगा। और इधर से जो रिएक्टिव पावर आ रहा है, सपोज करो Φ2 आ रहा है, ठीक है। ये लॉस भी हो सकता है, इस लाइन में कुछ भी हो सकता है, वो अभी आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना था Φ1, और इधर से कितना आ रहा है, Φ2 आ रहा है कि नहीं। तो रिमेनिंग जो रिएक्टिव पावर हमको यहां पे चाहिए, रिमेनिंग रिएक्टिव पावर यहां पे क्या चाहिए हमको, कितना चाहिए, रिमेनिंग रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू Φ1 माइनस Φ2, है कि नहीं। तो अब यहां पे ये चीज है, ये जो Φr है, ये जो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर है, सोर्स तो बस यहां पे यही कनेक्टेड है ना। सपोज करो Vs एंगल डेल्टा एंड दिस इज Vr एंगल 0। आप लोगों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आराम से देखो बस, है ना। हम थोड़ा आराम से आपको बता रहे हैं। Φ1 Φ2 है ना, जो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर है वो अभी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ यहां पे कंपेंसेशन के लिए ना कैपेसिटर लगाया ना इंडक्टर लगाया, तो ये जो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर है वो भी इधर से ही ये खींचना चाहेगा, है कि नहीं। ये भी रिमेनिंग रिएक्टिव पावर इधर से ही ये मांग मतलब डिमांड करेगा। तो अब देखो, अब देखिए आप यहां पे आपको हम बताएंगे, इस Φr पे ही वोल्टेज डिपेंड करेगा, ठीक है। इस Φr पे ही Vr डिपेंड करेगा, जस्ट अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये जो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर है इसी पे ये Vr डिपेंड करेगा, कैसे अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये जो डिमांड करेगा Φr, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं, दिस इज इक्वल टू Vs Vr बाय x cos डेल्टा माइनस Vr स्क्वायर बाय x, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद यहां पे एक चीज हम तुमको बता रहे हैं कि ये जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा बहुत कम होता है ना। ये जो डेल्टा है लोड एंगल, ये बहुत ही कम होता है ना, 30 डिग्री के आसपास होता है। ये तो स्टेबिलिटी का चीज है, अदरवाइज 1 मिनट में आप ये भी समझ लो, आपको अच्छा लगेगा। डेल्टा कम क्यों होता है, इसका भी रीजन हम आपको 1 सेकेंड के अंदर बता दे रहे हैं। जैसे देखो, पीई जो देखते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड, आपको पता है वो क्या था, Vs Vr, दिस इज इक्वल टू Vs Vr बाय x साइन डेल्टा, है कि नहीं। तो इसका मतलब पीई हम लोग क्या बोल सकते हैं, P मैक्स साइन डेल्टा हम लोग बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। Vs देखो, Vr कांस्टेंट, x कांस्टेंट, Vs भी कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर एक्साइटेशन के लिए, तो इसको P मैक्स साइन डेल्टा बोल सकते हैं। P मैक्स साइन डेल्टा, तो इसका मतलब ये डेल्टा हो गया एंड दिस इज Pe, P मैक्स और Pe, करेक्ट है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये क्या है, ये यहां पे अगर आप देखो तो डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे यहां पे क्या है, P इक्वल टू कितना है, P मैक्स। अब आप ये समझो, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, आपको एक चीज यहां पे समझ में आना चाहिए, ये पीक है, मशीन हमारा यहां पे तो ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्जिनल स्टेबल वाला चीज है, जरा सा क्रिटिकल स्टेबल, जरा सा अगर डिस्टरबेंस होगा, स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे हम लोग, जरा सा अगर डिस्टरबेंस हुआ तो सिस्टम जस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे करेंगे हम लोग ऑपरेट तो इसीलिए इस क्रिटिकल स्टेबिलिटी से जितना दूर रहेगा ना सिस्टम, उतना ही स्टेबल होगा, है कि नहीं। कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ते होंगे, ये क्रिटिकल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है ना। अगर इससे जितना दूर रहेगा वो सिस्टम उतना ही स्टेबल रहेगा, है कि नहीं। सेम यहां पे भी है, अगर यहां पे डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री है क्रिटिकल स्टेबिलिटी वाला, तो ये लीनियर रीजन में यहां पे ऑपरेट करना चाहेगा, ठीक है, लीनियर रीजन में ऑपरेट करना चाहेगा। जब डेल्टा बहुत कम रहता है ना, डेल्टा बहुत कम होता है, तो साइन डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, साइन डेल्टा को डेल्टा के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर 30 डिग्री भी रखते हो तो ये लीनियर रीजन है और ये यहां पे सिस्टम ऑपरेट करेगा, है ना। तो इस मार्जिनल स्टेबिलिटी से बहुत दूर हम लोग रखते हैं, तो डेल्टा का प्रैक्टिकल वैल्यू 30 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो प्रैक्टिकली डेल्टा का वैल्यू 30 डिग्री के आसपास ही रहता है ना। तो डेल्टा बहुत कम रहता है। कॉस 30 डिग्री भी देखोगे तो कितना रहता है, 0.866, तो उसको भी तो अप्रोक्सीमेटली 1 ले ही सकते हैं ना हम लोग, तो डेल्टा बहुत कम ही होता है ना। डेल्टा बहुत कम होने का मतलब यहां पे आपको, और स्टेबिलिटी में ज्यादा में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहां पे देखो, जब डेल्टा बहुत कम है तो इसका मतलब कॉस डेल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे कॉस डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस रिएक्टिव पावर से हम बाकी सब चीज बताना चाहेंगे, बताना मतलब रिलेट करेंगे हम, है ना, Vr में कैसे चेंज होगा सो,
ठीक है, अभी बस देखते रहिए आप। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब फाई आर इज इक्वल टू यहां पे क्या रहेगा, वी एस वी आर बाय एक्स माइनस वी आर स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ये। इसका मतलब आप अगर यहां पे देखेंगे तो वी आर बाय एक्स इज मतलब वी आर बाय एक्स कॉमन लेके वी एस माइनस वी आर आ गया, है ना? तो इसका मतलब हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि फाई आर जो है, फाई आर इज इक्वल टू वी आर बाय एक्स और डेल वी चेंज इन वोल्टेज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस चीज को, इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आईएएस में, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था 10 नंबर का इस पे, है ना? तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो देखो फाई आर को कंट्रोल करके हम लोग चेंज इन वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, फाई आर को कंट्रोल करके हम लोग चेंज इन वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट यहां से ये आ गया। अब उसके बाद देखिए पूरा कॉन्सेप्चुअली हम देखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि खाली फॉर्मूला हम बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, अभी बस थोड़ी देर रुक जाओ आप। तो अब अगर देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो फाई आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वी आर स्क्वायर बाय एक्स, सॉरी फाई आर हमारे पास क्या है, फाई आर इज इक्वल टू वी एस वी आर बाय एक्स माइनस वी आर स्क्वायर बाय एक्स, है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि वी आर स्क्वायर, है कि नहीं, वी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एक्स, वी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एक्स माइनस वी एस इंटू वी आर इज इक्वल टू 0। ये ऐसा कर सकते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मिस्टेक हो गया, सॉरी। आप इसको ऐसा कर लीजिए, आप इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक है? वी आर स्क्वायर, आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, वी एस वी आर बाय एक्स माइनस वी आर स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब रिएक्टिव पावर जो रिक्वायर्ड है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, वी एस वी आर माइनस वी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हम लोग कर सकते हैं इसको, है कि नहीं? वी एस वी आर माइनस वी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब फाई आर जो रिएक्टिव पावर डिमांड है, मतलब हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि वी आर स्क्वायर यहाँ पे वी आर का हम लोग जो रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है ना, उससे रिलेट करने वाले हैं अभी हम लोग, है ना? तो वी आर स्क्वायर माइनस वी एस वी आर स्क्वायर माइनस वी एस इंटू वी आर प्लस फाई आर इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे वी आर हम लोग पता करना चाहे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, वी एस प्लस माइनस वी एस स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 इंटू फाई आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना? वी आर ये आ गया। इसका मतलब हम लोग वी आर ऐसा भी कर सकते हैं कि वी आर इज इक्वल टू वी एस बाय 2 प्लस वी एस स्क्वायर माइनस 4 फाई आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। माइनस हम लोग यहां पे नहीं लिए हैं, इसका रीजन अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा माइनस यहां पे क्यों नहीं होगा, ठीक है? हमारे पास देखो वी आर जो आया, वी आर हमारे पास ये आया, बस अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है, गेट में आपको ये सब इतना नहीं करना है ना, ये हम आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, बस आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब अगर देखो, अब अगर आप यहां पे देखिए कि अगर फाई आर इज इक्वल टू 0 हो, फाई आर इज इक्वल टू अगर 0 हो, मतलब ऐसा है, फाई आर इक्वल टू 0 कहने का मतलब हम उस चीज को, उस डायग्राम को हम यहां से फिर से लिखना चाह रहे हैं। वो जो डायग्राम हम आपको बताए हुए थे वो देखो ऐसा था ना, यहां से रिलेट कर लेंगे हम लोग आराम से, ऐसा है करके कुछ। तो इसमें फाई 1 यहां से फाई 2 और रिक्वायर्ड क्या था, फाई आर क्या था, फाई 1 माइनस फाई 2, यही था। दिस इज वी आर एंगल 0 एंड दिस इज वी एस एंगल
डेल्टा, ये था हमारे पास, सिंपल सी बात है ना। तो अगर फाई आर इक्वल टू 0 हो, यहां पे फाई आर इक्वल टू अगर हम लोग 0 कर लेंगे तो अब इस केस में क्या होना चाहिए था, फाई आर इक्वल टू अगर 0 कर लेंगे तो इस केस में क्या होगा, वी आर इक्वल टू वी एस हो जाएगा, वी आर इक्वल टू वी एस हो जाएगा, वी आर इक्वल टू ये तो 0 हो गया ना, तो वी एस बाय टू तो वी एस आ जाएगा। मतलब ऐसा है, देखो ये मतलब ऐसा है कि जितना रिएक्टिव पावर इसको चाहिए, लोड को जितना रिएक्टिव पावर चाहिए, अगर उतना ही सोर्स भेज रहा है पूरा का पूरा, तो एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगा हमको, है ना, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, मतलब फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, मतलब फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगा हम लोगों को। वी एस इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वी आर होगा, करेक्ट है। वोल्टेज अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, वोल्टेज रेगुलेशन सब 0 हो जाएगा, करेक्ट है। ये आइडियल कंडीशन हो गया, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन हो गया। जितना समझ रहे हो ये चीज, सिंपल सी बात है, वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो गया, फाई आर जितना डिमांड हमारे लोड का है, अगर उतना ही डिमांड सोर्स भेज दे रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास वी आर जो होगा वी एस के बराबर होगा। और वी आर इक्वल टू वी एस के बराबर से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम एक्साइटेशन कंट्रोल से डायरेक्ट इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक कंडीशन है, फाई आर अगर ऐसा है तो याद रखिएगा ये चीज। एक दूसरा कंडीशन है कि अगर मान लो फाई आर जो है ग्रेटर देन 0 है, अब इस केस में क्या होगा, फाई आर ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2, है ना। फाई आर ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब, फाई आर ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब फाई आर इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, फाई आर इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2, तो इसका मतलब फाई 1 शुड बी ग्रेटर देन फाई 2 फॉर फाई आर ग्रेटर देन 0। अब यहां पे क्या चीज है, अब इस केस में क्या होगा वो देखिए आप। इस केस में अगर फाई आर देखें, सॉरी फाई आर नहीं, वी आर हम लोग को देखना है ना। इस केस में अगर हम लोग वी आर देखें तो वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी एस बाय 2 तो होगा ही, प्लस यहां पे क्या होना चाहिए, वी एस बाय 2 तो होगा ही, ये वी एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना कुछ, तो इसका मतलब ये जो इसका मतलब है, ये जो वैल्यू आएगा वी एस बाय 2 से कम ही आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू वी एस बाय 2 से कम ही आएगा। हम लिख दे रहे हैं वी एस स्क्वायर माइनस 4 क्यू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसका वैल्यू जब क्यू आर ग्रेटर देन, मतलब जब फाई आर ग्रेटर देन 0 है, जब फाई आर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कुछ माइनस होके तो वी एस से कम ही आएगा, तो वी एस बाय 2 और प्लस वी एस से कम, वी एस बाय 2 से कम कुछ ऐड करोगे तो लेस देन वी एस आएगा, ये है कि नहीं। मतलब वी आर जो होगा यहां पे दैट विल बी लेस देन वी एस, है ना, वी आर जो होगा लेस देन वी एस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है वो चीज हम बता रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टिव पावर का डिमांड जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में रिसीविंग एंड का वोल्टेज डिम हो जाएगा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज कम हो जाएगा, है कि नहीं। जब रिएक्टिव पावर का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, रिएक्टिव पावर का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए तो जो मतलब जो है ना, ये जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है ना वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोज करो दोपहर की बात है, आफ्टरनून की बात है ना, दिन में तो इंडस्ट्री भी ऑन होगा, सारे घर का एसी वेसी चलते रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा लोड कनेक्टेड होगा, तो रिएक्टिव पावर का डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो रिएक्टिव पावर का डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन ये रिएक्टिव पावर का डिमांड उतना ये सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा। अगर फुलफिल कर देता उस केस में वोल्टेज कांस्टेंट होता, ठीक है, लेकिन फुलफिल नहीं कर रहा है तो वोल्टेज यहां पे कम हो रहा है ना, रिसीविंग एंड का वोल्टेज यहां पे कम हो जा रहा है कि नहीं। मतलब दोपहर के टाइम में देखना, बहुत बार ऐसा होता था पहले, दोपहर के टाइम में या शायद अभी भी बहुत जगह हो रहा होगा कि दोपहर के टाइम में वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, डिम आता है गांव की तरफ देखोगे तो, है ना, क्योंकि इंडक्टिव लोड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है ना, तो उसका रिएक्टिव पावर का डिमांड बहुत ज्यादा होता है और सप्लाई उतना नहीं हो पाता। अब अगर सपोज करो, अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए हम अभी बता दें या सेपरेट ही बताएं आपको, ठीक है, इसको हम कैसे अभी हम बता दे रहे हैं ना, या चलो बाद में बताएंगे, अभी आप देख लो इसको। तो ये हो गया दोपहर के टाइम में, आप इसको ये लिख सकते हो यहां पे, ये इसको लिख सकते हो आफ्टरनून, है ना, ये केस क्या है आफ्टरनून का, दिन दोपहर के टाइम पे जो है ना वोल्टेज थोड़ा सा कम आता है, तो उसका ये भी रीजन होता है। सिमिलरली एक तीसरा केस हम लोग देखते हैं, एक तीसरा केस देखते हैं, फर्स्ट केस सेकेंड केस, अब तीसरा केस देखते हैं। अगर कि फाई आर अगर सपोज करो
लेस देन 0 हो तो क्या होगा, मतलब phi1 माइनस phi2 अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा, इसका मतलब अगर phi1 ग्रेटर देन मतलब लेस देन phi2 मतलब जितना डिमांड है वो कम है सप्लाई से। अब इस केस में क्या होगा, है ना, इसके लिए कंपनसेशन करते हैं हम लोग, कंपनसेशन करेंगे अभी, है ना, अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अगर हम लोग वी आर देखें, अब इस केस में अगर हम लोग वी आर देखें, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर हम लोग वी आर देखें तो ये होना चाहिए वी एस बाय 2 तो है ही, प्लस माइनस वी एस स्क्वायर माइनस 4Q मतलब 5R है ये रिएक्टिव पावर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 अब इसका मतलब ये है, देखो 5R नेगेटिव है, 5R नेगेटिव है तो इसका मतलब ये टोटल पॉजिटिव हो गया, टोटल पॉजिटिव हो गया, प्लस था ना ये, प्लस था ना ये, तो टोटल पॉजिटिव हो गया तो मतलब ये Vs से ज्यादा हो जाएगा, तो VR इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Vs, ठीक है, VR ग्रेटर देन, यहां पे VR यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन Vs, है ना। और ये कौन सा सिचुएशन है, जब लैगिंग रिएक्टिव पावर का डिमांड ज्यादा नहीं रहेगा, है कि नहीं, phi1 कम रहेगा, phi1 मतलब लैगिंग रिएक्टिव पावर है, phi1 किस में जा रहा था, इसी लैगिंग लोड में जा रहा था ना, तो लैगिंग रिएक्टिव पावर का अगर डिमांड कम रहेगा तो उस केस में रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाएगा, मतलब जब लैगिंग लोड सब कम कनेक्ट करोगे ना पैरेलल में, रात के टाइम में इंडस्ट्री सब बंद हो जाता है तो वोल्टेज जनरली अप हो जाता है कि नहीं, तो उसका ये रीजन है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो रिएक्टिव पावर से अगर आप देख सकते हैं, तो रिएक्टिव पावर से अगर आप यहां पे नोटिस करें तो रिएक्टिव पावर से हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और किए भी हम लोग, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। इस पे भी देखो, ये ऐसा होता है ना कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना होता है, ये आपको प्रैक्टिकली समझना होता है। जैसे आफ्टरनून आप लोग इंजीनियर है ना, तो आपको ऐसे समझना चाहिए। और ये क्या कौन सा केस होना चाहिए, नाइट का केस। और यही जो चीज है फेरेंटी इफेक्ट भी होता है ना, फेरेंटी इफेक्ट में भी हम लोग यही पढ़े हैं, है कि नहीं। तो आपको इतना ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग दोनों केस को अलग अलग लेके देखते हैं, हम कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करें। इस केस में तो कम हो गया ना वोल्टेज, इस केस में तो कम हो गया वोल्टेज, लेकिन हमको वोल्टेज को कंट्रोल करना है, कम कैसे होने दें हम लोग, है ना। सिमिलरली यहां पे देखें तो वोल्टेज ज्यादा हो गया, लेकिन हमको कांस्टेंट रखना है कि नहीं। तो वोल्टेज को कांस्टेंट अब हम लोग कैसे करें, ये तो आप समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो अब आप लोगों को हम दोनों केस बता रहे हैं। अब एक चीज और भी हम बता दे रहे हैं। अगर देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ पे प्लस माइनस 2 रूट आता है, तो अगर माइनस लेते हम लोग तो Vs/2, जब माइनस लेते अगर हम लोग यहाँ पे माइनस लेते तो phi r इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ये 0 हो जाता है, Vr 0 ही हो जाता है ना। वो तो एक फॉल्ट हो गया ना, तो ऐसा तो करने नहीं देंगे हम लोग, ऐसा तो होने नहीं देंगे, तो इसलिए Vr इक्वल टू जस्ट यहाँ पे प्लस ही आया, है ना। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया, सिंपल सा सिचुएशन था। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट ये देखो कि कैसे हम लोग कंपनसेशन करते हैं, है ना, कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ये तो एक सिंपल सा बेसिक आइडिया था। तो आप देख चुके हैं कि अगर रिएक्टिव पावर का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो वोल्टेज कम आ जाएगा, Vr कम आ गया था Vs से। अगर रिवर्स भी इसका सही है ना, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा हो गया था, जैसे कि फेरेंटी इफेक्ट में होता है। तो इस टाइप का वो कॉन्सेप्ट अभी हम थोड़ी देर पहले जस्ट आपको डिराइव करके बताए हुए हैं वो सब चीज। दिन के आफ्टरनून टाइम में क्या होगा, नाइट के टाइम पे क्या होगा, ये चीज आप देख चुके हैं। अब इस पे देखो, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है, क्योंकि हमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अभी थोड़ा सा हम आपको सेंडिंग एंड पावर के बारे में भी बताना चाह रहे हैं, है ना। जैसे रिसीविंग एंड का पावर तो आपको पता है, करेक्ट है। जैसे अभी देखो, अभी सेंडिंग एंड के भी रिएक्टिव पावर को हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, फॉर्मूला डिराइव ही कर दे रहे हैं, 2 मिनट का लगेगा, आपको भी स्टेप देखना है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो डिराइव कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, है ना। तो उस पे क्वेश्चन बहुत आता है गेट में, 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसी वजह से हम लोग को पूरा देखना है। तो सपोज करो हमारे पास ये सिस्टम है, वोल्टेज कंट्रोल पे अभी हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में, बस अभी देखो आप इसको। हमारे पास ये सिस्टम है, यहां पे वोल्टेज है Vs एंगल डेल्टा और यहां पे वोल्टेज है Vr एंगल 0 डिग्री, करेक्ट है, एंड दिस इज Jx। तो अब अगर यहां पे देखेंगे, अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो PR और QR यहां पे क्या था, PR यहां पे क्या था, V, ये हम डिराइव कर चुके हैं, Vs Vr by x
साइन डेल्टा इस फॉर्मूला का बहुत यूज होगा पूरे पावर सिस्टम में, स्टेबिलिटी इसी फॉर्मूला पे है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर क्यू आर इज इक्वल टू वी एस वी आर बाय एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। तो रिसीविंग एंड का पावर था ये। अब सेंडिंग एंड का पावर अगर हमको देखना होगा तो कैसे करेंगे, हम डिराइव कर लेंगे यार, इतना तो सिंपल है। अगर हमको सेंडिंग एंड का पावर चाहिए यहाँ पे क्यू एस हुआ पी एस हुआ तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो एस एस इज अपरेंट पावर एट द सप्लाई एंड, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, V इंटू आई कंजुगेट होता है, तो कहने का मतलब वी एस एंगल डेल्टा और आई कंजुगेट यहाँ पे कितना रहेगा, वी एस एंगल डेल्टा माइनस वी आर एंगल 0 डिवाइडेड बाय एक्स एंगल 90 डिग्री, और इसका हमको क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट लेना पड़ेगा। सिंपल वी आई कंजुगेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको डायरेक्ट अगर करें तो वी एस एंगल डेल्टा और वी एस बाय एक्स और डेल्टा माइनस 90, लेकिन कंजुगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस डेल्टा, करेक्ट है ये चीज, माइनस वी आर बाय एक्स और ये एंगल 90 डिग्री, माइनस 90 होना चाहिए लेकिन कंजुगेट है तो प्लस 90 आ जाएगा, करेक्ट है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे एस एस, तो एस एस अब यहां पे कितना होना चाहिए, वी एस स्क्वायर बाय एक्स डेल्टा माइनस डेल्टा, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस वी आर वी एस बाय एक्स और ये कितना रहेगा 90 प्लस डेल्टा, जस्ट एक डेरिवेशन है, स्टेप है बस, है ना। अब अगर आप देखेंगे इसका अगर कॉस ले लेंगे तो एक्टिव पावर आ जाएगा और साइन ले लेंगे तो रिएक्टिव पावर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात। तो पी एस अगर देखें सप्लाई एंड पे एक्टिव पावर, दिस इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर बाय एक्स कॉस 90 माइनस वी एस बाय एक्स कॉस 90 प्लस डेल्टा, कॉस 90 प्लस डेल्टा, है ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, पी एस इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर, अच्छा देखो cos 90 इज 0 तो ये तो हट ही गया, और यहां पे क्या है cos 90 प्लस डेल्टा इज साइन डेल्टा, मतलब माइनस साइन डेल्टा आ जाएगा ना, तो मतलब यहां पे कितना आना चाहिए, वी आर वी एस बाय एक्स साइन डेल्टा, करेक्ट है। तो देखो पी एस तो सेम ही रहा जितना कि रिसीविंग एंड एक्टिव पावर है ना, तो पी आर इक्वल टू पी एस है, और ये जस्टिफाइड भी है ना, इंडक्टर में तो कोई लॉस होगा नहीं, तो जितना पावर ये सप्लाई करेगा उतना ही पावर यहां तक जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। रेसिस्टेंस अगर रहता तो केस अलग हो सकता था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी में, है ना, यहां पे नहीं आएगा वो, तो इतना तो समझ में आ गया। अब अगर हम लोग मेन तो यहां पे चक्कर है, आपको ये याद रखना है कि एक्टिव पावर एट द सेंडिंग एंड एंड द रिसीविंग एंड आर सेम, याद रखिएगा ये चीज। इन केस ऑफ इंडक्टिव कनेक्शन, प्योरली इंडक्टिव कनेक्शन है यहाँ पे। अब अगर हम लोग रिएक्टिव पावर देखना है तो यहाँ ये जो एंगल है ना, अब यहाँ पे साइन हम ले लेंगे इसका, तो क्यू एस इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, वी एस स्क्वायर बाय एक्स साइन 90 माइनस वी आर वी एस माइनस वी आर वी एस बाय एक्स साइन 90 प्लस डेल्टा, ओके, साइन 90 प्लस डेल्टा। तो ये अब यहां पे क्या रहेगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी एस स्क्वायर बाय एक्स, देखो ये सब डेरिवेशन सब इसलिए है ना, क्रैश कोर्स में तो ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट हमको फॉर्मूला बताना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब डेरिवेशन से भी आपको बहुत स्टेप समझ में आ जाएगा, है ना। गेट एकेडमी है ना, समझ रहे हो मेरी बात, रिजल्ट लाना है यहां से, टॉप यहीं से करना चाहिए, तुम्हारे इज्जत का सवाल है ये। तो अब यहां पे वी एस स्क्वायर बाय एक्स साइन 90 इज 1, फिर उसके बाद वी आर वी एस बाय एक्स कॉस डेल्टा, साइन 90 प्लस डेल्टा इज कॉस डेल्टा, करेक्ट है। तो दिस इज सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, इसको हमको थोड़ा सा देखना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो QS अगर हम लोग देखें तो QS यहां पे कितना रहेगा, QS अगर आप देखेंगे तो VS बाय एक्स को अगर हम लोग कॉमन ले लें, VS बाय एक्स को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये कितना रहेगा, VS माइनस VR कॉस डेल्टा, है कि नहीं। सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर इतना था, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर कितना था, तो QR अगर आपको याद होगा तो दैट वाज VR बाय एक्स VS cos डेल्टा माइनस VR, यही था, है कि नहीं। तो देखो
रिएक्टिव पावर सेंडिंग एंड का और रिसीविंग एंड का अलग अलग हो गया है ना। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये चीज, क्योंकि देखो इस पे जो है ना क्वेश्चन पूछता है गेट में 2018 में, इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो रिसीविंग एंड का तो चलो याद रखना आप, ठीक है, ये तो है ही। सेंडिंग एंड में अगर देखो तो जैसे रिसीविंग एंड में यहाँ पे VR/X था, तो सेंडिंग एंड में यहाँ पे VS/X था। तो जहां जिस एंड की बात करें वोल्टेज यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद VS माइनस VR कॉस डेल्टा, VS माइनस VR, तो VS VR का प्लेस वही है, कॉस डेल्टा का प्लेस इंटरचेंज हो गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर आपको समझ में आ गया। सेंडिंग एंड एक्टिव पावर और रिसीविंग एंड एक्टिव पावर तो सेम ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। इस पे जो क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक इंफॉर्मेशन देखो P और Q रहता है। जैसे आप एक मिनट समझो आराम से, जैसे रिसीविंग एंड की बात करो, है ना, उस पे आपको दोनों में से कोई एक जो है ना इंफॉर्मेशन दे देगा, P और Q में से दोनों में से एक का इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, ठीक है, और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। समझ रहे हो मेरी बात, आपसे रिमेनिंग इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो वहां से आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से आप डेल्टा पता कर लो और उसको रिमेनिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा यही चीज है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहे गेट का तो वही करना, हमको डेल्टा पहले पता करना गिवन इंफॉर्मेशन से, और जो चीज आपको पूछ रहा है उसमें डेल्टा का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा स्टेप, है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, वो हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बता दें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लो कैसा क्वेश्चन है, एक मिनट आप होल्ड करिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा आपको खुद करना होगा, ठीक है। ऐसा करके कुछ है, कुछ देखो आप, है ना, यहां पे भी एक जनरेटर लगा हुआ है इस टाइप का। तो अगर देखें तो यहां पे कितना है, दिस इज 20 + JQG1। यहां पे लोड कितना लगा हुआ है, तो 15 + J5। यहां पे लोड कितना लगा हुआ है, 20 + J10, 20 + J10। यहां पे दिस इज 0.1 ओम पर यूनिट में होगा। ये 1 एंगल डेल्टा एंड दिस इज 1 एंगल 0, करेक्ट है। और यहां जो सप्लाई है ये है 15 + JQG2, ऐसा है करके कुछ, करेक्ट है। फिर आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, आपसे इसमें पूछ रहा है QG1 क्या होगा, QG1 क्या होगा, गेट 2018 का क्वेश्चन है। फिर QG2 क्या होगा, QG2 क्या होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है Q लॉस क्या होगा, QL कितना होगा, Q लॉस कितना होगा, ठीक है, Q लॉस कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं, यहां पे आपको डेल्टा का वैल्यू तो नहीं पता है। हम क्या बोले थे कि एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वहां से डेल्टा निकालेंगे, फिर बाकी में पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो वही आएगा, वही चीज यहां पे भी होगा। यहां पे देखिए 20 + J10 का सप्लाई है, मतलब 20 + J10 का डिमांड है, यहां पे ये लोड लगा हुआ है, करेक्ट है। फिर यहां पे जो ये जो जनरेटर है वो कितना जनरेट कर रहा है, 15 एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है, और रिएक्टिव पावर QG2 जो कि हमको पता करना है। तो इसका मतलब 20 इसको चाहिए, तो 15 तो ये सप्लाई कर देगा, लेकिन 5 तो इधर से आएगा ही ना, है कि नहीं। तो एक्टिव पावर जो होना चाहिए, PR जो यहां पे होना चाहिए, तो एक्टिव पावर शुड बी इक्वल टू 5 एंड दिस 5 शुड बी 1 × 1 VS × VR। तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय X इज 0.1 एंड साइन डेल्टा। अगर यहाँ पे del1 रहता, del2 होता, तो del1 - del2 हम लोग करते, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा ना, डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखना डेल्टा का रेंज जो है ना, प्रैक्टिकल भी है ये, डेल्टा का रेंज 30 डिग्री के आसपास ही रहता है, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऐसे तो वेरी कर सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिकली डेल्टा का रेंज 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो ये अब जब डेल्टा निकल गया, जब ये डेल्टा हमारे पास पता चल गया हम लोगों को, तो इसका मतलब क्या, हम लोग तो सब कुछ पता कर सकते हैं, अब हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे देखिए, अगर हम Q रिसीविंग एंड देखें, सपोज करो दिस इज Q2, हम Q रिसीविंग एंड देखें तो Q2 यहां पे क्या आ जाएगा, Q2 अगर हम लोग देखें तो Q2 इक्वल टू का फॉर्मूला आपको पता है कि ये क्या है, हम लिख दे रहे हैं VR/X VS cos डेल्टा माइनस VR, ऐसा है कि नहीं। तो इसका मतलब देखो आप यहां पे, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या आना चाहिए, VR = 1। ये कैलकुलेशन है बस,
1/0.1 एंड VS इज इक्वल टू 1। कॉस डेल्टा कितना होना चाहिए? कॉस 30 डिग्री इज 0.866 है ना, √3/2, तो 0.86 माइनस यहाँ पे कितना है? VR इज 1। तो ये इसको अगर सॉल्व करें तो Q2 यहाँ पे कितना रहेगा? 10 0.86 माइनस 1, तो ये यहाँ पे कितना रहेगा? 0. तो -1.34 के आसपास आया ना, -1.34 PU लिख लो आप, -1.34 PU। ठीक है, तो देखो Q2 का डायरेक्शन ऐसा था, -1.34 PU आया यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब आप एक काम करो, डायरेक्शन हम लोग यही रखते हैं और बस माइनस के साथ लगा देंगे, डायरेक्शन हम लोग यही रखते हैं और यहाँ पे क्या आया? -1.34 PU का आया, है कि नहीं। डायरेक्शन ऐसा कहने का मतलब ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं और यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, मतलब एक्चुअल में ये इधर फ्लो हो रहा है ना, अदरवाइज कैलकुलेशन पर्पस से हम इसी डायरेक्शन में रख रहे हैं माइनस के साथ, तो -1.34 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो अब यहाँ पे 10 था, हम QG2 पहले पता कर ले रहे हैं। यहाँ पे 10 डिमांड था, QG2 ये सप्लाई कर रहा है और लैंड से इधर आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब 10 जो होना चाहिए यहाँ पे, जितना डिमांड है वो ये और ये मिलके इसका पूरा करेगा, आइडियल यही होना चाहिए ना। तो ये कितना होना चाहिए? QG2 प्लस Q लाइन से जो आया, है कि नहीं। तो इसका मतलब आप देखिए QG2 यहां पे कितना रहेगा? 10 माइनस Q लाइन, इसका मतलब ये कितना रहेगा? 10 माइनस ऑफ -1.34, तो ये कितना रहेगा? 11.34 PU। यहाँ पे Q मतलब QG2 आया, है कि नहीं, इतना आ गया। QG2 आ गया, QG1 निकालना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को QSD, ये अब आप खुद ही निकालेंगे, ठीक है, ये आप खुद ही अब बताएंगे। QS निकालेंगे, सेंडिंग एंड का रिएक्टिव पावर, फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, जस्ट अभी वहां से निकल गया। फिर इसमें अगर आपसे लॉस पूछे तो जो सप्लाई कर रहा है और जो लोड तक यहां तक जा रहा है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो लॉस होगा ना यहाँ पे, है ना। तो ये लॉस भी आपको पता चल जाएगा। ये लॉस आपको पता चल गया, दो आंसर पता चल गया। अब QS कैसे पता करेंगे आप? QG1 आप कैसे पता करें? QS के लिए तो फॉर्मूला आप देख चुके हैं ना। अब QG1 कैसे पता करेंगे? आपको ये डिमांड है, यहां पे पता चल गया, तो QG1 भी आपको पता चल जाएगा, बस इसी तरीके से, है ना। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन था, ये गेट का क्वेश्चन था। तो आपको ये रिएक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर, ये कैसे निकलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला को थोड़ा कोशिश करना कि याद ही रहे आपको, है ना। अदरवाइज आप पता तो वहां पे भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम बचेगा ना, और 1 मिनट का टाइम भी बहुत होता है एग्जाम के टाइम पे, करेक्ट है। तो ये हो गया एक रिएक्टिव पावर पे, हमको लगा कि ये क्वेश्चन करवाना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन इस टाइम में टॉपिक के साथ ये क्वेश्चन करवाना हमको जरूरी लगा, इसलिए हम करवा दिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब आप देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल, करेक्ट है। अब है वोल्टेज कंट्रोल। आप देख चुके हैं अभी कि अगर मान लो डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम है तो वोल्टेज कम आता था दोपहर के टाइम, आफ्टरनून। फिर उसके बाद अगर मान लो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उस केस में क्या आ रहा था? उस केस में वोल्टेज अप हो जा रहा था नाइट के टाइम पे, है कि नहीं। तो हम लोग इसको कैसे पूरा करें, कैसे ठीक करें, क्या करें, है ना, ताकि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, है ना। तो इसके लिए हमको कंपनसेशन सब तो लगाना ही पड़ेगा, कंपनसेशन टेक्निक का तो यूज करना ही पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? तो आपको ये पता है कि इंडक्टर क्या करता है? लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है कि नहीं, ऐसे आप समझो, ऐसे आप समझिए कि ऐसा करके है कुछ, ठीक है, ऐसा करके यहां पे लोड है। सपोज करो ये Q1 है और ये सपोज करो Q2 है। अब सपोज करिए कि Q1 जो है ना ज्यादा है Q2 से, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब वोल्टेज यहां पे कम आ गया था, है कि नहीं। तो जब वोल्टेज कम आ गया था तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो जितना इसका डिमांड है वो हम पूरा कर दें रिएक्टिव पावर का, ठीक है। अब ये इंडक्टर है, लैगिंग लोड है, सपोज करो ये लैगिंग लोड है,
लैगिंग लोड है। तो इसके डिमांड को आप पूरा कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसमें कैपेसिटर लगा के डिमांड पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर को क्या चाहिए? लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे तो इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव, जो कैपेसिटर है एक्स्ट्रा लैगिंग रिएक्टिव पावर इसको सप्लाई कर देगा, है ना। Q1 माइनस Q2 लैगिंग रिएक्टिव पावर इसको सप्लाई कर देगा, जो एक्स्ट्रा डिमांड है ना। सेम अगर मान लो कि Q1 ज्यादा, ये हम अभी बताएंगे आपको, अभी बस माहौल बना रहे हैं हम। अगर मान लो कि Q1 कम है Q2 से, अगर हमारे पास जो डिमांड है कम है ना, और सप्लाई ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो जो लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा वो लगाएंगे हम लोग, है कि नहीं, वोल्टेज को कंट्रोल रखने के लिए। तो हम लोग क्या लगाएंगे? तो अब हम लोग इंडक्टर लगा देंगे, जो कि इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो यही सब है यार, यही सब है। पावर सिस्टम इतना ही है, यही इतना ही इजी है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये सब लगाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या चीज होगा, जिसको कंपेंसेशन टेक्निक्स बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आएगा इस पे, तो देखना आराम से। आप देखिए, ऐसा है करके कुछ ऐसा है। हम दोनों केस लेके चलते हैं, ये हमारे पास पहला केस है ना, ये पहला केस है हमारे पास, ठीक है। इस केस में सपोज करो यहाँ पे Q1 ये डिमांड कर रहा है और ये इधर से Q2 सप्लाई कर रहा है। तो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर QR इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 रहेगा। QR इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 रहेगा, करेक्ट है। अब पहला केस लेके हम लोग देखते हैं कि QR इज नेगेटिव। QR इज नेगेटिव। अब QR नेगेटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या है? QR नेगेटिव कहने का मतलब डिमांड नेगेटिव है, कहने का मतलब Q1 माइनस Q2 इज नेगेटिव, मतलब Q1 इज लेस देन Q2, मतलब जितना हमारा डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई आ रहा है कि नहीं? तो मतलब हमको यहां पे कुछ ऐसा एलिमेंट लगाना पड़ेगा कि ये जितना सप्लाई कर रहा है ना उसको एब्जॉर्ब करे, करेक्ट है। तो जो सप्लाई कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर जो सप्लाई कर रहा होगा, तो वो कौन एलिमेंट होता है जो लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है? तो इंडक्टर। तो ऑब्वियसली यहां पे हमको इंडक्टर लगाना पड़ेगा, यहां पे एक कंपेंसेशन के लिए इंडक्टर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे लगा दो या फिर आप आइडियली यहां पे भी लगा सकते हो। यहां पे कंपनसेशन के लिए इंडक्टर एक लगाना पड़ेगा हमको। अब इस इंडक्टर को ऐड करने से क्या क्या चीज होता है वो चीज हम लोग को डिस्कस करना है, करेक्ट है। आप तो ये समझ गए कि पूरा सप्लाई अगर मिल गया तो इसका मतलब यहां पे वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अब ऐसा है यहां पे कि इस इंडक्टर को लगाने से क्या क्या चीज होगा, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे देखिए क्या होता है। इस इंडक्टर को यहां पे लगा दें तो क्या होना चाहिए? पहले अगर इंडक्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा वो सोचो आप, है ना। इसके लिए एक बेसिक पहले हम आपको बता दें। सपोज करो ये RL लोड है, ये R है और ये JX है, करेक्ट है। और यहां पे इसका फेजर डायग्राम हम आपको बताना चाह रहे हैं। सपोज करो ये I है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, R के अक्रॉस वोल्टेज इज VR, एंड सपोज करो इसके अक्रॉस वोल्टेज VL, JVL आना चाहिए, हम VL ले लिए, और इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज इज VS। हमको इसका फेजर डायग्राम बनाना है। थोड़ा बेसिक RL सर्किट को हम बता दे रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट ही करो। पहले एक बार बेसिक हम आपको बता दें। सीरीज में है नेटवर्क, तो जब भी सीरीज में रहना नेटवर्क तो आपको करंट को रिफरेंस लेना चाहिए, है ना। तो ये आप करंट को रिफरेंस लिए I। अब अगर हम लोग देखें VR कैसा रहेगा, तो VR का डायरेक्शन कैसा रहेगा? तो क्योंकि VR इज वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड करंट I इज गोइंग इन दिस रेसिस्टेंस, है ना। तो VR और I जो रहेगा एक ही फेज में रहेगा, करेक्ट है। I के फेज में ही रहेगा VR। और VL किधर रहना चाहिए? तो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करता है, तो VL इसमें ऑब्वियसली इधर रहेगा। तो VR VL, इसका समेशन, वेक्टोरियल समेशन इज VS, है कि नहीं। तो ये VS आ गया, है ना। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, बस एक मिनट रुको, सब क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक तो हमको बताना जरूरी है, और जिसको लगता है कि ये आता है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। और देखो अब ये टोटल वोल्टेज है और ये करंट है इसमें, तो वोल्टेज और टोटल वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा उसी का कॉस तो पावर फैक्टर होगा ना। तो दिस इज थीटा। तो पावर फैक्टर कॉस थीटा यहां पे कितना होना चाहिए? कॉस थीटा यहां पे कितना होना चाहिए? तो VR बाय VS, VR बाय VS आना चाहिए, है कि नहीं। मतलब आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, I इंटू R बाय I इंटू Z, है कि नहीं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, I स्क्वायर R बाय I स्क्वायर Z,
ठीक है, तो आई स्क्वायर आर क्या है, कॉस थीटा, यहां पे क्या है, आई स्क्वायर आर इज एक्टिव पावर एंड आई स्क्वायर जेड इज एपरेंट पावर, टोटल पावर, करेक्ट है। तो अब अगर देखें आप इसी डायग्राम से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो अब I इंटू वी आर करेंगे एक्टिव पावर, I इंटू वी एल करेंगे तो रिएक्टिव पावर, I इंटू वी एच करेंगे तो एपरेंट पावर। तो कहने का मतलब दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज S, है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा थीटा। ये हम ये फाइव मान लो, ये थीटा टाइप का दिख रहा है तो इसको हम लोग फाइव मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ये फाइव आ गया, करेक्ट है। तो देखो ये इसी पे जो हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करेंगे या फिर जो हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूव करेंगे तो हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। जो पावर ट्रायंगल होता है ना, इसी का, यही पावर ट्रायंगल है ना, दिस इज एक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर एंड दिस इज एपरेंट पावर एंड एंगल बिटवीन एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर इज कॉल्ड कॉस थीटा। पावर फैक्टर यही तो होगा ना, कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा। अच्छा एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो है ना कॉस थीटा पावर फैक्टर है, इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, बिना एक्टिव मतलब बिना वोल्टेज करंट रेसिस्टेंस और ये सब का नाम लिए हुए प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखो cos थीटा इज P बाय S, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू P बाय S, मतलब एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, मतलब एक्टिव पावर बाय टोटल पावर, है ना। तो cos थीटा एक वो फैक्टर है जो एक्टिवली काम करता है आउट ऑफ टोटल पावर, है कि नहीं। तो वो फैक्टर है क्योंकि टोटल पावर का जितना फैक्टर एक्टिवली काम करेगा दैट फैक्टर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, करेक्ट है। ऐसे प्रैक्टिकली याद रखिएगा आप लोग। चलो खैर इतना आपको समझ में आ गया, हमको इसी की जरूरत थी बस, है ना। अब देखिए हम आते हैं अपने कंटेंट पे, अपने चीज पे। देखो अब इसमें देखिए शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं क्या, शुरुआत में ऐसा था, दिस इज P और ये यहां पे सपोज करो Q1 था और ये इसका पावर फैक्टर था 5, लोड का पावर फैक्टर इतना था, है ना। अब यहां पे देखिए जब आप इंडक्टर लगा देंगे यहां पे, है ना, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, यहां पे सपोज करो हम इंडक्टर लगा दें। इंडक्टर कब लगाएंगे ये भी चीज आपको समझ में रखना है। इंडक्टर कब लगाएंगे, जब सप्लाई रिएक्टिव पावर ज्यादा हो और लोड का डिमांड रिएक्टिव पावर का कम हो, तो जो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर का डिमांड कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूम करने के लिए एक इंडक्टर आपको लगाना पड़ेगा। तो जब इंडक्टर यहां पे एक हम लोग इंडक्टर लगा दिए तो अब इस केस में क्या होगा, है ना। अब इस केस में ये होगा कि ये पूरा का पूरा जो लोड है वो तो रिएक्टिव पावर अब ज्यादा डिमांड करेगा, है ना। मतलब जो पूरा का पूरा इसमें इसका जो है ना रिएक्टिव पावर तो टोटल तो बढ़ ही गया ना, टोटल तो रिएक्टिव पावर बढ़ गया, हाँ चलो ये सप्लाई के बराबर हो गया, लेकिन Q1 से तो टोटल यहां पे तो बढ़ गया ना। अब इस केस में क्या होगा ये देखिए, पहले Q1 था, P सेम ही रहेगा क्योंकि इंडक्टर में एवरेज पावर इज 0, करेक्ट है, एक्टिव पावर एवरेज 0 होता है। तो अब यहां पे P इतना ही रहेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर तो बढ़ ही गया ना, तो रिएक्टिव पावर बढ़ गया तो Q1 है, अब रिएक्टिव पावर बढ़ के सपोज करो यहां पे चला गया, दिस इज QL और ये टोटल मिला के यहां पे Q2 हो गया, है ना, इस टाइप का हो गया ये, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो P1 इतना ही है और ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये एपरेंट पावर है, ठीक है, दिस इज एपरेंट पावर, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में देखिए, अब इन दोनों के बीच में अगर देखें, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में देखिए तो फाई जो है वो इंक्रीज हो गया, फाई जो है वो इंक्रीज हो गया, यही कंपनसेशन है। अगर इंडक्टर लगाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल शंट इंडक्टर लगाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये यहां पे हम पहला चीज बता रहे हैं कि क्या होगा, तो फाई यहां पे इंक्रीज हो गया। तो जब फाई यहां पे इंक्रीज हो गया इसका मतलब कॉस फाई यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब पावर फैक्टर इसका डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। पावर फैक्टर इस सिस्टम का डिक्रीज हो गया। अब जब पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया, जब पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया तो एक ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, पावर फैक्टर तो ज्यादा ही रहना चाहिए ना, किसी भी सिस्टम में कहीं पे भी पावर फैक्टर तो ज्यादा ही रहना चाहिए। अब पावर फैक्टर ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा रहता है ना। ये हम बता चुके हैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना, बस आपको ये देखना है कि इंडक्टर यहां पे लगा दिया कंपेंसेशन के लिए तो पावर फैक्टर यहां पे कम हो गया, है ना। एक पहला चीज आपको यहां से समझ में आ गया। दूसरा चीज अगर हम यहां पे देखें, दूसरा हम गेट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग यहां पे देखें, दूसरा चीज अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो दूसरा चीज अगर आप यहां पे देखें तो इंडक्टर लगाने से, अगर हम लोग इंडक्टर लगाएं, शंट इंडक्टर हम लगा रहे हैं यहां पे,
करेक्ट है। तो शंट इंडक्टर लगाने से और क्या क्या चीज हो सकता है? पहला, पावर फैक्टर यहां पे डिक्रीज हो गया। अब यहां पे क्या होना चाहिए, जैसे अगर सपोज करो आप यहां पे देखो P तो कांस्टेंट ही है ना, P तो कांस्टेंट ही है, जो यहां पे रेसिस्टेंस तो उतना ही है। तो P इज इक्वल टू 3 फेज के लिए सपोज करो √3 VL इंटू IL इंटू कॉस थीटा। तो वोल्टेज तो इस लोड के अक्रॉस, वोल्टेज तो इस लोड के अक्रॉस कांस्टेंट ही है, VL सेम, P सेम, है ना, लेकिन पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया, है ना, पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया। तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया मतलब लाइन में करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पे जो लाइन में करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये चीज है कि अब अगर यहां पे आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ और भी इसका यूज बताओ क्या हो सकता है, तो आप देखें हैं कि फेरेंटी इफेक्ट में जो होता है ना, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? शंट इंडक्टर लगा के ही तो करते थे ना, याद होगा शायद आप लोगों को। तो वो फेरेंटी इफेक्ट मतलब थर्ड अगर हम लोग देखें तो ये जो शंट इंडक्टर लगाने से क्या फायदा होता है, जिसको हम लोग रिएक्टर भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, रिड्यूसेस फेरेंटी इफेक्ट। ये भी हम आपको यहां पे लिख दे रहे हैं तो आपको याद ही रहेगा, रिड्यूसेस फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सब होता है शंट इंडक्टर लगाने से, है ना। ये पावर ट्रायंगल भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है ना। इन सब पे क्वेश्चन पूछता है गेट में, गेट हुआ, आईएएस हुआ, आईएएस के प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा इन सब से होता है ना। और अब तो एमएसक्यू आने लगा है, तो एमएसक्यू में ये पूछेगा शंट इंडक्टर लगाएंगे तो क्या क्या, इसमें से क्या क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना और बहुत ईजी है। अब एक चीज हम बता रहे हैं, अब नेक्स्ट हम जैसे शंट इंडक्टर से ये सब चीज हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखो, एक नेक्स्ट चीज देखिए आप लोग इसी में कंपनसेशन में ही। सपोज करो हमारे पास ऐसा है, सपोज करिए हमारे पास ये लोड है, ऐसा करके लोड है, दिस इज VS, है ना, दिस इज VR, और ये यहां पे JX है ना, और ये यहां पे क्या है, RL प्लस JXL। मतलब अब हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर। अब ये अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा सिस्टम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मतलब इन सब पे पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर सीरीज कैपेसिटर अगर लगाएंगे, उससे पहले का पूरा कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर P देखें तो P इज इक्वल टू VS VR बाय X साइन डेल्टा है। सबसे पहले तो आप ये यहां पे नोटिस कर लिया, है ना। दूसरा अगर आप यहां पे देखेंगे, चलो PC देखते हैं, रिएक्टिव पावर के बारे में तो आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगा, तो उसके बारे में आपको अभी नहीं देखना। अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको, यही समझिए बस। फिर उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको याद होगा, VS माइनस VR बाय VR जो था, तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको याद होगा तो वो क्या था, IR cos phi प्लस X sin phi, करेक्ट है। ये था डिवाइडेड बाय VR भी था। इतना आपको क्लियर है। अब अगर सपोज करो कि हम इसमें कैपेसिटर लगा दें, सीरीज कैपेसिटर लगा दे, तो अब क्या होना चाहिए? अगर सीरीज कैपेसिटर अब लगा देंगे तो अब यहां पे देखते हैं कि क्या आप, हमको लगता है ये सब चीज आप नोट कर रहे होंगे, है ना। अब अगर सीरीज कैपेसिटर लगा दे तो क्या होगा, वो भी हम लोग देख रहे हैं। अगर आप सीरीज कैपेसिटर यहां पे लगा देंगे ना, ऐसा था सर्किट हमारे पास, है ना, ऐसा था सर्किट हमारे पास, ये है JX और ये माइनस JXC, है ना, कैपेसिटर इज माइनस JXC। अब अगर आप यहां पे देखिएगा, अब अगर आप यहां पे देखो तो P यहां पे क्या होगा, एक्टिव पावर जो इसके थ्रू फ्लो होगा वो क्या होगा, P क्या है, एक्टिव पावर। आपको पता है कि ये इसके थ्रू जो PE था वो है ना। तो अब यहां पे PE यहां पे कितना होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू VS VR बाय, पहले तो XC था, अब X माइनस XC हो जाएगा, ठीक है। तो X माइनस XC साइन डेल्टा। कहने का मतलब ये डिक्रीज हुआ तो PE तो इंक्रीज हो गया ना, तो मतलब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी यहां पे इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी यहां पे इंक्रीज हो जा रहा है, और क्या होगा वो भी चीज हम लोग देखते हैं। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी यहां पे तो इंक्रीज हो गया, और यहां पे देखिए वोल्टेज रेगुलेशन डेल V बाय VR अगर हम लोग देखें तो IR cos phi प्लस X माइनस XC साइन फाई
डिवाइडेड बाय डेल मतलब वी आर। अब यहां पे देखो वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या असर पड़ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन पहले ये था, अब उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन तो अब यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। अब वोल्टेज रेगुलेशन तो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सब असर हो रहा है। अगर सीरीज कैपेसिटर अगर लगा दे रहे हैं ना, तो ये सब चीज हो रहा है यहां पे। अब उसमें इस सीरीज कैपेसिटर को लगाने से देखो ये दो चीज हम आपको बता दिए हैं। अब इस सीरीज कैपेसिटर को लगाने से और भी क्या क्या हो सकता है, और भी क्या क्या हो सकता है, ये चीज थोड़ा सा आप बताइएगा कमेंट में, है ना। सोचने वाली चीज है, जो फॉर्मूला आप जानते हो, जहां पे पहले एक्स था वहां पे एक्स माइनस एक्स ही कर लेंगे हम लोग, है ना। सोचने वाली बात है, अब सोचिएगा और मेरे को आंसर चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इतना ये समझ में आ गया, सीरीज कैपेसिटर क्यों लगाने से क्या होगा, शंट इंडक्टर लगाने से क्या होगा। अब शंट कैपेसिटर अगर लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, है कि नहीं। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर देखें, अब अगर आप देखिए नेक्स्ट चीज, इसी में सारा कॉन्सेप्ट ही हम आपको बता देना चाह रहे हैं, जिससे कि आपसे क्वेश्चन कोई छूटे ही ना। अब अगर आप यहां पे देखो कि एक दूसरा केस है, अभी हम लोग कौन सा केस डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइप का केस जब Q लेस देन QR लेस देन 0 हो, है ना, यही डिस्कस कर रहे थे ना। मतलब इस केस में मतलब Q1 ऐसा करके हम डायग्राम भी बना ही दे रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये है, ये था लोड, है ना। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास Q1 था, यहां से Q2 था। अब जो अभी जो केस देखें आप, QR इज लेस देन 0, है ना, तो उसमें Q1 माइनस Q2 लेस देन 0 था, मतलब है ना Q1 लेस देन Q2 था, है ना, जितना डिमांड था उससे ज्यादा सप्लाई कर रहा था। उस केस में आप देखें कि इंडक्टर हम लोग यहां पे लगाए। अब एक अलग केस हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब एक अलग केस देखते हैं हम लोग। अलग केस यहां पे क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट केस, इसका जस्ट अपोजिट केस अभी हम लोग यहां पे देखेंगे। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि QR इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, QR इज ग्रेटर देन 0। अब QR इज ग्रेटर देन 0 मतलब Q1 माइनस Q2 शुड बी ग्रेटर देन 0, Q1 माइनस Q2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या है, Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2, ठीक है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। मतलब और इस केस में क्या था, वोल्टेज ज्यादा हो रहा था या कम हो रहा था, इस केस में VR ज्यादा हो गया था, है ना, नाइट लोड VR ज्यादा हो गया था इस केस में। अब अगर हमको ये करना है, अगर हम लोग यहां पे चाहें कि अब इसको कैसे सेटिस्फाई करें, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अब इस केस में हम लोग को क्या करना है, तो इस केस में देखो Q1 ज्यादा डिमांड है, Q1 का डिमांड ज्यादा है, मतलब जो लोड का डिमांड ज्यादा है, Q2 यहां से कम सप्लाई कर रहा है। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, Q1 यहां पे डिमांड ज्यादा है, Q2 यहां पे कम सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक यहां पे ऐसा एलिमेंट हमको चाहिए जो इसको रिएक्टिव पावर, जो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर है वो सप्लाई कर दे, है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे कैपेसिटर, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, ये तो आप बेसिक में ही देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे कैपेसिटर लगाएंगे। अब कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, अब है ना, शंट कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, इसका यूज हम लोग जो है ना पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी देखेंगे अभी हम लोग। अभी यहां पे देखिए वोल्टेज कंट्रोल में इसका यूज क्या है, क्या होगा। सो अब देखो इस कैपेसिटर को लगाने से क्या क्या होगा वो आपको देखना है। तो सपोज करिए पहले जो पावर ट्रायंगल था P है, और ये यहां पे Q1 और ये जो है ना S था, और दिस वाज phi1, तो यहां पे कुछ पावर फैक्टर होगा cos phi1, यहां पे कुछ पावर फैक्टर होगा cos phi1। अब अगर आप सपोज करिए P तो सेम ही रहेगा ना, जितना पहले था उतना ही P है कि नहीं, जितना P पहले था उतना ही P है, Q चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पे देखिए कैपेसिटर अगर हम लोग लगा दे रहे हैं, अगर यहां पे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जब हम लोग यहां पे कैपेसिटर लगा देने वाले हैं, लगा देंगे हम यहां पे, तो फिर क्या होगा, यहां से जो मतलब जो रिएक्टिव पावर का डिमांड होगा वो अब क्या होगा वो देखिएगा। इस पूरे लोड की बात करते हैं हम, देखो Q1 इतना था, तो जब ये नहीं लगा हुआ था तो इधर से ही डिमांड कर रहा होगा,
इधर से ही डिमांड कर रहा होगा, तभी तो वोल्टेज में मतलब वोल्टेज कम हो जा रहा था ना, इधर से ही डिमांड कर रहा था। अब इस केस में क्या है कि सपोज करो ये जो है ना कुछ QC रिएक्टिव पावर ये सप्लाई कर दे रहा है, तो अब जो इधर से सप्लाई, इधर से जो डिमांड करेगा लोड से, जो मतलब सोर्स से जो डिमांड करेगा, सोर्स से जो डिमांड करेगा वो क्या है, Q1 माइनस QC डिमांड करेगा, है कि नहीं? तो Q1 माइनस QC डिमांड करेगा, मतलब ये तो कम हो जाएगा ना, Q1 माइनस QC डिमांड करेगा, तो यही डिमांड अब करेगा, ये Q1 माइनस QC डिमांड किया ये, है कि नहीं? लेकिन एक्टिव पावर तो इतना ही है, एक्टिव पावर तो इतना ही है, तो एक्टिव पावर इतना ही है, तो इसका मतलब ये इतना ही यहां पे चला जाएगा, अब एपरेंट पावर ये हो जाएगा S। अब यहां पे देखिए तो phi2 जो है, phi यहां पे कम हो गया, है कि नहीं? मतलब cos phi1 इज लेस देन cos phi2, है कि नहीं? तो इस केस में मतलब पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो गया। इस केस में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट अलग से हम आपको बताएंगे, ठीक है? ये मत समझना कि इसी में हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी आपको बता दिए। इसमें क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो गया। ये डायग्राम, फेजर डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग, है ना? तो देखो शंट कैपेसिटर लगाने से ये फायदा हो रहा है कि पावर फैक्टर इंप्रूव हो जा रहा है। और कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जस्ट पढ़ेंगे। मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन क्या दिक्कत है, आराम से बैठ के पढ़ाई करनी है ना? तो ये हो गया। इन सब पे क्वेश्चन भी रहेगा। हम आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, तो आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट ही यहां पे समझ में आ जाएगा, है ना? बस एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को। और देखो ऐसा नहीं है कि इसको लगाने से बस यही चीज होगा, और भी चीज हो सकता है। तो पावर सिस्टम में जितना भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, जहां पे x आया तो x के जगह पे क्या कर लेंगे हम लोग, x के जगह पे क्या कर लेंगे, x माइनस xc कर लेंगे, है ना? हर जगह। तो ये खुद से भी आप एनालिसिस करना सीखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करना चाह रहे हैं। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए देखिए आप बस 1 मिनट होल्ड करना, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बस 1 सेकेंड होल्ड करना आप लोगों को। ऐसा है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। यहां पे 11 किलो वोल्ट 3 फेज, 11 किलो वोल्ट 3 फेज, रिएक्टेंस 0.5 pu है। रिएक्टेंस थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं, ठीक है? 1 मिनट रुकिए आप। ऐसा है ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सब कॉन्सेप्ट, सब की गेट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर, है ना? 11 किलो वोल्ट 3 फेज और x जो है 0.5 pu है, J 0.5 pu, और बेस 100 MVA ये है, इतना गिवन है ना? कनेक्टेड वन एंड टू ए जनरेटर मेंटेनिंग वोल्टेज एट 11 किलो वोल्ट। यहां पे भी 11 किलो वोल्ट है, यहां पे भी 11 किलो वोल्ट है, हर जगह 11 किलो वोल्ट है। हाउ मच रिएक्टिव पावर सपोर्ट रिक्वायर्ड एट द लोड एंड। यहां पे एक लोड लगा हुआ है, लोड यहां पे एक लगा हुआ है, जिसका जो है ना डिमांड है 50 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर, 50 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, है ना? तो अब आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टिव पावर सपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है? रिएक्टिव पावर सपोर्ट रिक्वायर्ड, रिएक्टिव पावर सपोर्ट रिक्वायर्ड एट लोड एंड, support required at load and to maintain voltage at 11 किलोवोल्ट। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? हमको लगता है कर तो लोगे क्वेश्चन आप लोग, इसमें बहुत टफ तो नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखो एक्चुअली ऐसा है कि ये 11 किलो वोल्ट, ये 11 किलो वोल्ट, ये 50 मेगावाट सब एक्चुअल वैल्यू में दिया हुआ है, लेकिन ये पर यूनिट में दिया हुआ है J 0.5, तो इसको हम लोग एक्चुअल में कन्वर्ट कर लें, है कि नहीं? इसको हम लोग एक्चुअल में कन्वर्ट कर लें। तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो एक्चुअल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है? तो एक्चुअल में जो XL होना चाहिए, XL यहां पे कितना होना चाहिए, XPU 0.5 इंटू Z बेस,
तो केवी स्क्वायर बाय एमवीए, तो 11 स्क्वायर बाय एमवीए कितना रहेगा 100, तो दैट शुड बी इक्वल टू, कैलकुलेट करके हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लेना अगर आपको स्लो लग रहा हो तो, आंसर तो याद नहीं रहता ना हमको, तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। 0.5 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 0.6 ओम, ये 0.6 ओम हो गया, करेक्ट है। याद रखिएगा इस चीज को, मतलब इसको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, मेरा ये मतलब है। अब आप देखो कि Vs का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल तो हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डेल्टा ले रहे हैं। सिमिलरली Vr का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जीरो ले रहे हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, del 1 और del 2 भी ले सकते थे यहाँ पे, है ना, लेकिन del 1 और del 2 लेते तो क्या होता है, यहाँ पे del 1 माइनस del 2 आ जाता, वहां पे जीरो आ जाता, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे डेल्टा और वहां पे जीरो ले लीजिए, करेक्ट है। VSVR यहाँ पे हम लोग को गिवन है 11 किलो वोल्ट। अब हम आपको क्या बताएं, इसको हम 0.6 यहाँ पे कर ही दे रहे हैं और इसको हम हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या होना चाहिए, अब यहां पे देखिए कि देखो हम लोगों को ये देखना है कि यहां पे जो है ना एक्टिव पावर का डिमांड कितना है, रिएक्टिव पावर का डिमांड है, ये सब क्या है, ये सब आप देखिए यहां पे। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे एक चीज, तो एक्टिव पावर का डिमांड कितना हमारे पास 50 मेगावाट, एक्टिव पावर का डिमांड है 50 मेगावाट। वहां से हम इस डेल का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अब इस डेल का वैल्यू कितना निकालेंगे, तो एक्टिव पावर का डिमांड हमारे पास कितना है 50 मेगावाट, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, यहां पे कितना होना चाहिए 11 स्क्वायर Vs इंटू VR डिवाइडेड बाय x कितना है 0.6 इंटू साइन डेल्टा, यहां से डेल्टा हम लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं। आप बोलेंगे कि सर ये सब पर, ये तो 3 फेज पावर होता है ना जनरली, तो ये तो पर मतलब ऐसे आप डायरेक्ट कैसे कर दिए, तो अगर आप पर फेज बेसिस करके करते हैं तो 11/√3 इंटू 3 तो करते हैं ना आप, क्योंकि पर फेज पावर आ रहा है और ये 3 फेज पावर है, तो इंटू 3 करते तो फिर इतना ही आ जाता, करेक्ट है। तो अब यहां से देखेंगे तो यहां से डेल्टा हमारे पास कितना आ जाएगा, हम लोग यहां से देखेंगे तो डेल्टा हमारे पास कितना आ जाएगा, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। यहां से डेल्टा, यहां से देखो पहले तो आप देखो साइन डेल्टा, साइन डेल्टा यहां पे कितना है, कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.6 और किलो वोल्ट तो 10 टू द पावर 6 भी होना चाहिए यहां पे, तो डिवाइडेड बाय 121, 50 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 121, तो ये कितना आना चाहिए 50 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 121, तो ये कितना आ जाएगा 0.24। तो यहां पे हम लोग को डेल्टा निकालना है, तो साइन इनवर्स करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, साइन इनवर्स कितना है 0.24, ये कितना रहेगा 13.86, तो डेल्टा यहां पे कितना रहेगा, डेल्टा इक्वल टू 13.86 डिग्री, करेक्ट है। अब ये 13.86 यहां पे डेल्टा हम लोग को पता चल गया, डेल्टा इज इक्वल 13.86। याद रखना ये सब स्टेप, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि अब इस केस में ये डेल्टा जब इतना हो गया तो रिएक्टिव पावर ये कितना सप्लाई कर रहा है, मतलब यहां पे रिएक्टिव पावर अब कितना होगा, तो वो भी हम लोग देख ले रहे हैं, रिसीविंग एंड का रिएक्टिव पावर वो भी देख ले रहे हैं, तो ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम लोगों को रिएक्टिव पावर देखना है, तो QR क्या होगा, QR तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, VR/X VS cos डेल्टा माइनस VR, ये था, है कि नहीं। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे, तो VR/X यहां पे कितना होगा 11/X इज 0.6, VS cos डेल्टा यहां पे कितना हो जाएगा, VS इज 11 इंटू कॉस डेल्टा कितना रहेगा cos 13.86 डिग्री माइनस VR यहां पे कितना है 11, है कि नहीं। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो एक सेकेंड अब फिर से हम होल्ड करेंगे, आप लोग तब तक खुद से भी करो। 11 इंटू कॉस कितना है, कॉस 13.86 माइनस कितना 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 0.6, दिस इज इक्वल टू -5.87,
-5.87। कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, जल्दी में ऑनलाइन ऐसे लैब है ना, तो कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना आप, करेक्ट है, कॉन्सेप्ट पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से QR जो आ रहा है, QR जो यहां से आ रहा है वो इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, -5.87 ही आ रहा है, करेक्ट है। इस डायरेक्शन में QR इज -5.87। अब यहां पे देखो P तो यहां पे इतना है और पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो रिएक्टिव पावर का डिमांड यहां पे कितना होगा, ये सब चीज आपको बता चुके हैं हम यहां पे। तो अब रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना होगा, तो Q यहां पे कितना होगा, Q इज P tan थीटा होता है, Q इज P tan थीटा। तो अब यहां पे P कितना है, तो 50 मेगावाट इंटू 50 मेगावाट इंटू tan ऑफ cos इनवर्स 0.8, cos इनवर्स 0.8, tan ऑफ cos इनवर्स 0.8। तो फिर से आपको होल्ड करना पड़ेगा 1 मिनट। cos इनवर्स 0.8 इज इक्वल टू 37 डिग्री। tan 37 कितना होता है, tan 37, अच्छा ये तो 0.75 होता है, ये तो हमको ऐसे भी पता था, इंटू 50 इज इक्वल टू 37.6 है ना, MVAR का रिक्वायरमेंट है इसका, है ना, MVAR का रिक्वायरमेंट है। और अगर आप नोटिस करो तो ये भी MVAR में ही आएगा। कैसे भाई, तो ये 11 किलो वोल्ट है, ये भी 11 किलो वोल्ट है, किलो किलो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा ही आएगा ना। तो अब ये बात हमको समझ में आ गई है ना। अब हमको यहां से जितना रिएक्टिव पावर डिमांड है और जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, ये हमको बात समझ में आ गया है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे 37.6, याद रखना इस चीज को, 37.6 यहां जो है रिएक्टिव पावर का डिमांड यहां पे कितना है 37, इसको हटा ही दो, अब 37.6 रिएक्टिव पावर का डिमांड है, इसको नहीं हटाओ, पूरे को मत हटाओ, 37.6। तो ये क्या है, 37.6 MVAR का यहां पे क्या है, डिमांड है कि नहीं, इतने का डिमांड है। और ये जो सप्लाई कर रहा है यहां पे वो क्या है, -5.87 VAR सप्लाई कर रहा है, करेक्ट है। मतलब इससे तो कम ही सप्लाई कर रहा है ये, है कि नहीं। हम माइनस में इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मतलब प्लस में हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे समझिए। तो अब यहां पे ऐसा है कि ये तो ज्यादा है डिमांड, रिएक्टिव पावर का डिमांड यहां पे ज्यादा है, लेकिन सप्लाई यहां पे कम है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पे, तो अब हम लोग क्या लगाना चाहिए, कैपेसिटर लगाना चाहिए, है कि नहीं। और कैपेसिटर जो हम लोग लगाएंगे तो उसका जो QC होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, है ना। तो उसमें बस सिंपल सी ऐसी बात होनी चाहिए कि QC प्लस ये जो QR है, ये दोनों मिला के लोड पे जाना चाहिए, 37.6 VAR आना चाहिए, है कि नहीं। मतलब यहां पे QC क्या होना चाहिए, 37.6 माइनस QR आना चाहिए, मतलब ये कितना आना चाहिए, 37.6 माइनस ऑफ -5.87, है कि नहीं, ये MVAR आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, 37.6 प्लस कितना है ये 5.87, तो ये कितना आ जाएगा 43.47 MVAR का हमको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा हम लोगों को कंपेंसेशन के लिए, है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी में आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, तो इसी में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि लोड इज प्योरली रेसिस्टिव, उस केस में Q यहां पे कितना आ जाता, 0 आ जाता, Q 0 आ जाता। तो अब उस केस में यहां पे डेल्टा सबसे पहले हम लोग पता करते, डेल्टा पता करके रिएक्टिव पावर पता करते, और फिर हम लोग देखते कि क्या है, क्या लगाना है, इंडक्टर लगाना है या कैपेसिटर लगाना है ना। उस केस में हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है ना। तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। हम चाहते थे कि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल में यही है। ज्यादातर थ्योरेटिकल तो हम लोग जो फुल कोर्स है उसमें पढ़ेंगे, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन जो है ना इतने कॉन्सेप्ट से बाहर का नहीं रहेगा इन केस ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब हमारे पास है
पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, है ना। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना, और इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि आईआईटी मुंबई जो है ना इस चीज पे फोकस करता है ना, तो इसलिए आपको अच्छे से उसको भी देखने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अगर कहीं पे डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे से कमेंट में आप पूछेगा, या सबसे अच्छा रहेगा ना कि जो संतन PSA@GATE Academy है ना, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है ये, तो इस पे ये आप जो है ना ज्वाइन कर लेना, और फिर हम लोग उस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम लोग है ना डॉट वॉट क्लियर करते हैं हम लोग उस पे। तो अब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली हम लोग को नहीं जाना है, इसमें हम लोग को इतना करना है जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक एक क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व हो जाए। करेक्ट है, चाहे गेट रहे, ईएस रहे, एएस रहे, कहीं का भी रहे, है ना। देखो, इसको हम एक केस स्टडी से आपको बताना चाह रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है, ये लोड लगा हुआ है, करेक्ट है, और यहां जो वोल्टेज है सपोज करो 240 ∠0° है ना, और जो लोड लगा हुआ है दैट लोड इज 10 ∠60° ओम, है ना। आप लोगों से हम यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखिए, समझिए, फिर उसके बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। यहां पे आपको सबसे पहले आर निकालना है, आर निकालना है क्या होगा, एक्स पता करना है क्या होगा, पी आपको पता करना है क्या होगा, और क्यू आपको पता करना है क्या होगा, एंड हेंस पावर फैक्टर आपको पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, इतना चीज हमको पता करना है यहां पे, फिर इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, आर एक्स है ये, तो सिंपल सी बात है, इसका अगर आप लोग अभी जस्ट हम आपको बताए हुए थे आर एक्स, और ये यहां पे जेड, करेक्ट है, तो जेड इज एट ∠60°, ऐसा है करके कुछ। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो R इज इक्वल टू Z cos 60° होना चाहिए, मतलब 10 cos 60, तो ये कितना हो जाएगा 5 ओम। आपको हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ही बता रहे हैं ना, लेकिन अच्छे तरीके से, थोड़ा न्यूमेरिकली हम आपको टच देके बताएंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकली X यहां पे कितना होना चाहिए, तो X यहां पे होना चाहिए 10 sin 60, ठीक है, sin 60 इज √3/2, मतलब 0.866 इंटू 10 करेंगे तो कितना रहेगा 8.66 ओम। आर आ गया, एक्स आ गया। आई अगर हमको पी हमको निकालना है ना, पी और क्यू, तो अगर आई हम पता करें, आई का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना रहेगा 240 डिवाइडेड बाय 10, तो मतलब 24 एम्पियर, है ना। तो अब अगर हम लोग देखें आर, मतलब अगर पी हम लोग देखें एक्टिव पावर, पी इस लोड में जो एक्टिव पावर जाएगा वो, तो क्या होना चाहिए आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर मतलब 24 स्क्वायर इंटू आर, तो ये तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये देखते हैं क्या आता है, 1 मिनट आप लोग होल्ड करिए। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये कितना आना चाहिए, 24 स्क्वायर इंटू कितना है 5, दिस इज 2880 वाट, 2880 वाट। सिमिलरली Q अगर हम लोग यहां पे देखें तो आई स्क्वायर एक्स, आर में जो पावर जाएगा दैट पावर विल बी एक्टिव पावर, एक्स में जो पावर जाएगा दैट विल बी रिएक्टिव पावर, तो कितना रहेगा 24 स्क्वायर इंटू 8.66, तो ये कितना रहेगा 24 स्क्वायर इंटू 8.66, तो दिस इज 4988, करेक्ट है, दिस इज 4988.16 VAR, करेक्ट है, इतना हो गया। अब अगर हम लोगों से पावर फैक्टर पूछे तो इसी में देखो, अगर मान लो ये फाई है, तो फाई इज, ये सपोज करो ये जो 60° है ये फाई है ना, तो फाई इज इक्वल टू यहां पे कितना हो रहेगा x/r रहना चाहिए, है ना, tan फाई इज इक्वल टू x/r होना चाहिए। मतलब यहां पे क्या है, tan फाई इज इक्वल टू, ये पहले भी हम आपको बताए हैं, तो इसमें आई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इंटू आर, तो मतलब इसको हम लोग Q/P भी लिख सकते हैं ना, तो tan फाई इज इक्वल टू Q/P। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पूरे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में tan फाई इक्वल टू Q/P से का ही यूज करेंगे हम, है ना, tan फाई इज इक्वल टू Q/P का ही यूज करेंगे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो tan फाई अगर हम लोग देखें पावर फैक्टर एंगल, तो ये कितना रहेगा 4988
0.16 डिवाइडेड बाय पी कितना है, तो 2880। तो ये कितना रहना चाहिए, तो ये कितना रहना चाहिए वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। आपको इसमें अगर ऑड लगे ना तो आप थोड़ा वीडियो को बढ़ा लेना इस टाइम पे जब हम कैलकुलेटर का यूज करने लगे। 2880 तो ये कितना रहेगा 1.732। तो इसका मतलब √3 हो गया ना, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू यहां पे कितना रहेगा, फाई इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा, है कि नहीं। इसका मतलब cos फाई इक्वल टू कितना रहेगा 1/2 रहेगा, 0.5 रहेगा, है ना। तो इतना इसलिए हम आपको बताएं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पी और क्यू आपको निकालना पड़े। अदरवाइज पावर फैक्टर तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 240 ∠0 डिवाइडेड बाय 10 ∠60 करें तो जो V और I के बीच में 60 डिग्री आ जाएगा, -60 मतलब 60 cos 60, है ना, तो 0.5 ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन ऐसा इसलिए किए कि इसका क्या यूज है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो tan phi = Q/P का आपको यूज करना है। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का यह मतलब है कि जो एक्टिव पावर का डिमांड है, ठीक है, जो एक्टिव पावर का डिमांड है P वो तो इधर से ही आ रहा होगा, रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है Q वो तो इधर से ही आ रहा होगा, है कि नहीं। एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जितना डिमांड है यहां पे, एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जितना डिमांड है यहां पे वो तो इधर से ही आ रहा होगा, लाइन से ही आ रहा होगा, है ना। तो इस सब डाटा को आप लोग याद रखिएगा, इस सब डाटा को आप लोग याद रखिएगा। अभी हम आपको कुछ और भी बताना चाह रहे हैं इसमें, देखना। अब यहां पे जो P का डिमांड हुआ हमारे पास 2880 वाट का डिमांड हुआ और Q का डिमांड हुआ हमारे पास 4988.16 VAR का डिमांड हुआ, है ना। अब अगर आपको ऐसा करना है कि हम चाहते हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करें या ऐसा करके कुछ, तो हम उस पे आने से पहले, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पे आने से पहले एक क्वेश्चन हम आपको यहां पे देना चाहते हैं। एक क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहां पे ऐसा करिए कि एक कैपेसिटर लगा दीजिए पैरेलल में, थोड़ा दूर में हो गया पैरेलल, कोई बात नहीं, है ना। एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इसका डिमांड कितना है, Q का इतना डिमांड था, है कि नहीं। तो जब ये हम कैपेसिटर नहीं लगा रहे होंगे तो ये जो डिमांड है इधर से ही आ रहा होगा, ये डिमांड इधर से ही आ रहा होगा। तो अब आप एक काम करिए, हम कैपेसिटर ऐसा लगाते हैं जो कुछ रिएक्टिव पावर इसको सप्लाई कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर को कैपेसिटर सप्लाई करता है। तो सपोज करो 1250 VAR का रिएक्टिव पावर जो है ना ये कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो जब ये कैपेसिटर 1250 VAR का रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब अब ये सप्लाई से कितना, अब इसका मतलब ये जो है ना सप्लाई से अब कितना डिमांड करेगा, सप्लाई से अब कितना डिमांड करेगा, सप्लाई से तो रिमेनिंग जितना चाहिए वही डिमांड करेगा ना। कुछ पार्ट वो कैपेसिटर ये इसको जो है ना इसमें दे दिया, कुछ पार्ट, करेक्ट है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है यहां पे, सपोज करो ये Q2 है, तो वो Q2 यहां पे कितना रहेगा 4988.16 माइनस 1250 VAR, 1250 VAR, है कि नहीं। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 3738.16 VAR, 3738.16 VAR, है कि नहीं। मतलब इतना यहां से रिएक्टिव पावर का अब डिमांड करेगा। पहले 4988.16 का कर रहा था, अब रिएक्टिव पावर का डिमांड यहां से लाइन में कम हो गया। अब अगर यहां पे इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर हम देखें, अब इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर देखिएगा, अगर इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर देखो पूरे लोड का, क्योंकि लोड में तो अब ये भी आ गया, अब पूरे लोड का पावर फैक्टर देखें तो फाई = यहां पे कितना रहेगा tan इनवर्स Q डिमांड कितना है 3738.16 और P कितना है यहां पे, P तो उतना ही रहेगा तो 2880, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो cos phi = यहां पे 0.6 के आसपास आएगा, वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो अब आप ये बताओ कि cos phi 0.6 आया, पहले कितना आया था 0.5 जब हम कैपेसिटर को नहीं लगाए थे पैरेलल में। तो मतलब ये हुआ कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगाए तो ये क्या हुआ, जो पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूव होगा ही होगा, आप समझ गए होंगे ये चीज, है ना। पैरेलल में अगर पावर फैक्टर मतलब पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा दें तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, इतना क्लियर है।
ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि इसमें और भी क्या क्या चीज होगा, ठीक है, इसमें और भी क्या क्या चीज होगा। तो अगर सपोज करो अगर पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है, पावर फैक्टर अगर ज्यादा हुआ है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है √3 × V × I × cos थीटा, लाइन का ही है। तो अगर सपोज करो पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है, V तो सेम ही है, जहां जितने इसी पे कनेक्टेड था ना, तो V तो सेम ही है, तो इसका मतलब करंट का वैल्यू कम होना चाहिए। गिवन P के लिए P कांस्टेंट ही था, एक्टिव पावर कांस्टेंट ही था, तो करंट लाइन में जो करंट है, लाइन में तो करंट जो है ये तो कम हो जाएगा पहले से। एक एग्जांपल से हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि लाइन में करंट कम कैसे हो जाएगा, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सपोज करें इसी में एक क्वेश्चन और भी देखो, इसी में आप एक क्वेश्चन और भी देखो, इसी में एक क्वेश्चन और भी देखो। सपोज करो यहां पे पहले करंट था कितना, 10 एम्पियर, यहां पे करंट था 10 एम्पियर और इंपीडेंस था यहां पे 10 एंगल 60 डिग्री सपोज करिए, ठीक है, 10 एंगल 60 डिग्री। और एक कैपेसिटर है, यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें सपोज करो करंट है 10 एम्पियर, ठीक है। तो जब ये कैपेसिटर नहीं लगा होगा यहां पे, तो 10 एम्पियर इसी लाइन से आ रहा होगा, है ना। जब कैपेसिटर यहां पे नहीं लगा होगा तो ये कनेक्शन है ही नहीं, तो 10 एम्पियर इसी से आ रहा होगा। अब अगर हम कैपेसिटर लगा दिए तो अब इस लाइन में करंट कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब कैपेसिटर हम नहीं लगाए हुए थे तो जो 10 एम्पियर का डिमांड था वो तो इधर से ही आ रहा होगा ना। अब जब कैपेसिटर लगा दिए तो अब इस लाइन में करंट कितना आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो अब इस लाइन में करंट कितना आएगा वो चीज हम आपको बता रहे हैं। इस लाइन में करंट अब कितना आना चाहिए वो देखिए आप, सिंपल सा सब कुछ आपको यहां पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझना आप अच्छे से। देखिए अब जो है ना फेजर आप बनाओ, दो सर्किट पैरेलल में है तो V, अगर IC देखें तो IC इस डायरेक्शन में होगा और IL देखें तो 10 एंगल 60 डिग्री तो इधर होगा, है कि नहीं, IRL है मतलब, तो ये भी 10 एम्पियर और ये भी 10 एम्पियर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहां पे आपको कितना दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 + 60 इज 150 डिग्री, है कि नहीं। अब जो रिजल्टेंट आना चाहिए, रिजल्टेंट जो आना चाहिए कुछ ऐसा आना चाहिए। अब रिजल्टेंट यहां पे कैसा आएगा, ये रिजल्टेंट आपको समझ में आया ना, रिजल्टेंट वेक्टोरियल समेशन ही होगा ना इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहां पे कितना होना चाहिए करंट, रिजल्टेंट यहां पे सिंपली 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा, यही होता है। तो प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना, 2 इंटू 10 स्क्वायर मतलब इंटू कॉस 60 डिग्री। मतलब अब यहां पे कितना रहेगा, ये आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर इंटू cos 60 इज 1/2, मतलब cos 150 है ना, cos 150 है ये, सॉरी cos 60 नहीं है, cos 150 है, cos 150 है, cos 150, cos 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो cos 150 √3 माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस √3/2 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर आप देखें तो cos 150 माइनस √3/2 ही तो होगा ना। तो मतलब ये 200 माइनस 100 √3, 100 √3, 200 माइनस 100 √3, तो ये जो है डेफिनेटली 10 से कम आएगा, है कि नहीं। 200 माइनस 100 से ज्यादा ही माइनस करेंगे ना हम लोग, तो ये तो डेफिनेटली 10 से कम आएगा। मतलब जब हम लोग कैपेसिटर लगा रहे हैं, कैपेसिटर के बिना इस लाइन में 10 एम्पियर का करंट था, ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटर लगाया तो इस लाइन में 10 एम्पियर से कम हो गया करंट, करेक्ट है, 10 एम्पियर से कम हो गया करंट। मतलब अगर पैरेलल में आप कैपेसिटर लगाएंगे तो लाइन में करंट और भी कम हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई इंडक्टिव लोड कहीं पे लगा हुआ है ना, और करंट है सपोज करो 20 एम्पियर लाइन में, अब हम उस करंट को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करें, आपको उसको छेड़ना नहीं है ना, आप क्या करेंगे, लोड के पैरेलल में जस्ट एक कैपेसिटर लगा देंगे, है कि नहीं, तो लाइन से करंट कम हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया, ये सब चीज देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में कितना, एक होता है ना क्वेश्चन पूछता है ना आप लोगों से कि जैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करना किसी cos ∅1 से cos ∅2 तक, तो कितना रिएक्टिव पावर चाहिए या फिर कैपेसिटर का वैल्यू कितना चाहिए, है ना। तो इस सब पे क्वेश्चन आता है,
ठीक है, ये सब तो बेसिक के लिए जरूरी था, समझना बहुत जरूरी था। अब आपको वो भी चीज समझना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग जो पावर फैक्टर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरे तक मतलब ठीक करने के लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो वो देखिए, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही सर्किट को लेके हम चलते हैं, मतलब रिक्वायर्ड VAR फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, रिक्वायर्ड VAR फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। ये गेट में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। सपोज करो ऐसा लोड था, ठीक है, ऐसा लोड था हमारे पास, इसका डिमांड है Q1, लेकिन यहां से क्या आ रहा है, Q2 ही आ रहा है ना, कम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा रहे थे, है कि नहीं। तो ये कैपेसिटर QC दे रहा था रिएक्टिव पावर। अब अगर ये QC रिएक्टिव पावर देगा तो Q2 प्लस QC शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q1 होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से आपको देखना है ना, Q2 प्लस QC इक्वल टू Q1 होना चाहिए, सिंपल सी दोनों मिला के। तो इनका जो डिमांड है, इनको बहुत इज्जत दिया जाता है, ठीक है, इनकी डिमांड को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर देखें QC, अगर हम लोग यहां से देखें तो QC कैन बी Q1 माइनस Q2, है कि नहीं। अब Q के बारे में आपको पता है P tan phi, है कि नहीं। तो Q1 को हम लोग P tan phi 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और P तो सेम ही रहेगा ना, कैपेसिटर पैरेलल में अगर आप लगा भी दें यहां पे तो Q मतलब ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस P tan phi 2 होना चाहिए, है ना। अगर कैपेसिटर लगाने से जो टोटल लोड हुआ, इसका पावर फैक्टर सपोज करो tan phi 2, मतलब पावर फैक्टर एंगल सपोज करो phi 2 हो गया, है ना। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि QC को हम क्या लिख सकते हैं, P tan phi 1 माइनस tan phi 2 हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। तो मतलब आप ये देखो, आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव पावर फैक्टर फ्रॉम cos phi 1 टू cos phi 2। यहां पे tan phi 1 है ना। तो cos phi 1 tan phi 1 है, मतलब आपको अगर मान लो ऐसा दिया रहेगा कि आपको QC पता करना है रिएक्टिव पावर को इंप्रूव करने के लिए, मतलब पहले था 0.6, अब 0.9 है। तो phi 1 यहां पे कितना रहेगा, cos इनवर्स 0.6, phi 2 कितना रहेगा, cos इनवर्स 0.9, यहां पे पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। और किसी आसान तरीके से आप समझ रहे हो इस चीज को, उम्मीद तो यही है कि आप समझ रहे होंगे। अब आप देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, अब जो क्वेश्चन पूछता है, अच्छा अगर 3 फेज सर्किट है ना, 3 फेज सर्किट है, उसका पावर फैक्टर हम कैसे इंप्रूव करेंगे, तो वो भी एक हम आपको डायग्राम बता दे रहे हैं तो समझ में आएगा। सपोज करो हमारे पास 3 फेज सर्किट है, ये हमारे पास 3 फेज सर्किट है, ये हमको इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग सपोज करो स्टार कनेक्टेड से ही इंप्रूव करें, डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता था, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटर बैंक। तो इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो ऐसे कि ये पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। जस्ट ऐसे आपको कनेक्ट करना, बैलेंस्ड होगा तो दोनों सेमी पोटेंशियल पे होगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपसे पूछ देगा QC PH कितना है, QC पर फेज कितना चाहिए। तो देखो, अगर QC PH आप लोगों से पूछे, और क्वेश्चन में जनरली जो पावर दिया होता है ना, वो 3 फेज पावर रहता है, ठीक है, वो 3 फेज पावर रहता है। तो अगर आपको P 3 फेज दिया हुआ है, पर फेज पूछेगा तो क्या QC PH P/3 कर लेंगे हम लोग, सिंपल सी बात, ठीक है। तो P/3 tan phi 1 माइनस tan phi 2, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे देखो, QC PH के बाद आपसे पूछ सकता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा आप लोग, है ना, यही है, लेकिन 3 फेज में दिया हुआ है, सिंगल फेज में P दिया हुआ है ना। QC अगर सिंगल फेज का पूछ रहा है आप लोगों से, या कंबाइंड तीनों फेज का पूछ रहा है, ये सब चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार phi 1 cos phi 1 नहीं दिया रहेगा, बहुत बार R और X के फॉर्म में दिया रहेगा, है ना। तो वहां से भी cos phi 1 आप निकाल सकते हैं, R और X के फॉर्म में दिया रहेगा तो cos phi क्या हो जाएगा, निकाल नहीं सकते हो, R डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ऐसे करके।
अब QCPH तो यहां से आ गया, तो हो सकता है कि हम लोगों से CPH क्वेश्चन पूछ दे, है ना, CPH क्वेश्चन में पूछ दे। तो QCPH यहां पे क्या हो जाएगा, VPH स्क्वायर डिवाइडेड बाय XCPH, है कि नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/3 tan phi1 माइनस tan phi2, है ना, यही हो जाएगा। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो VPH स्क्वायर और XCPH है, ठीक है, XCPH है, तो XC क्या होता है, 1/ω/c होता है ना, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, तो ω/CPH याद रखना ये सब, इक्वल टू कितना है, P/3 tan phi1 माइनस tan phi2, है कि नहीं। तो अगर CPH हम लोगों से पूछे क्वेश्चन में, तो CPH अब यहां पे कितना रहेगा, CPH इज इक्वल टू P tan phi1 माइनस tan phi2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू VPH स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना, ऐसे ही होगा ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, सिंपल सा आप करिएगा ना खुद से भी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, खुद से भी करने की कोशिश करना। तो आप लोग, ये हो गया। अब अगर आप देखिए, अब जो है यहाँ पे ये देखो, फॉर्मूला सब याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बस हम आपको स्टेप बता रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है तो एक एडिशनल बेनिफिट है, आपको बोनस है, क्योंकि ये सब टाइम सेव होगा आपका ना, ये चीज है। अब अगर देखें VPH क्या है, VPH है इस कैपेसिटर के मतलब पर फेज वोल्टेज, कैपेसिटर इसी के खैर लोड के अक्रॉस ही तो कनेक्ट करेंगे ना, तो ये पर फेज वोल्टेज है, ठीक है। तो अब यहां पे है VPH, अगर देखें VPH इज इक्वल टू VL इफ कैपेसिटर बैंक इज इन किसमें, स्टार नहीं डेल्टा, सॉरी, इज इन डेल्टा, एंड VPH इज इक्वल टू VL/√3, एक्चुअली लाइन वोल्टेज ही दिया रहता है ना क्वेश्चन में, VL/√3 इफ कैपेसिटर बैंक इज इन किसमें, स्टार में, है ना। तो समझ में आ गया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिक्वायर्ड कैपेसिटर पर फेज क्या होगा जिससे कि पावर फैक्टर इंप्रूव होके एक मतलब जैसे 0.9 से इंप्रूव होके 0.5 से इंप्रूव होके 0.9 आ जाए, है ना, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बाकी सब चीज दिया रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो हम आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, आप लोग चाहें तो लिख भी लें। पावर, जैसे कैपेसिटर को पैरेलल में अगर हम लोग कनेक्ट किए तो सबसे पहला तो ये हुआ कि पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ इसमें, दूसरा फायदा देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मतलब ऐसा है, समझ गए होंगे आप लोग, है ना, पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ, फिर लाइन में करंट जो है ना वो भी कम हुआ। लाइन में करंट होने से कम होने से क्या होगा, तो लाइन में अगर करंट कम होगा तो लॉस कम होगा, है कि नहीं। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने से क्या फायदा होता है। सो देखो, अगर सपोज करो, आप फिर से एक बार देख लो, पावर फैक्टर किसी भी सर्किट का कम है कि नहीं, तो गिवन पावर को भेजने के लिए √3V × I × cos थीटा होता है। पावर किसी सर्किट का अगर कम है पावर फैक्टर, तो गिवन पावर को भेजने के लिए करंट ज्यादा भेजना पड़ेगा, क्योंकि लोड के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, तो अब करंट ज्यादा भेजना पड़ेगा। तो अब ये करंट आएगा कहां से, तो ये करंट तो लाइन से ही आएगा ना। और जब लाइन से एक्स्ट्रा करंट किसकी वजह से आप डिमांड कर रहे हो, आपके घर के वजह से ही तो आ रहा है ना। अगर सपोज करो आपके घर का पावर फैक्टर कम है, तो मतलब आपके घर के वजह से एक्स्ट्रा करंट भेजना पड़ेगा। तो अब इस एक्स्ट्रा करंट की भरपाई कौन करेगा, इस एक्स्ट्रा लॉस की भरपाई कौन करेगा, जो लाइन से जो करंट जाएगा तो लॉस तो I²R लॉस तो होगा ही। अब इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, तो इस लॉस की भरपाई तो आप ही को करना पड़ेगा, तो बिजली बिल भी ज्यादा आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पावर फैक्टर इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का होता है ये सब चीज। तो इन सब पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन पूछने का क्या है, ऐसा हो सकता है कि एक तरीके का क्वेश्चन ये रहता है कि पहले आपको दे दे cos phi1 इतना है, 0.2 0.3 0.5 ऐसा करके अब इसको इंप्रूव करके 0.9 करना है ना, 0.9 करना है। तो अब रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का वैल्यू बताओ आप, है ना, या कैपेसिटेंस नहीं तो आप kVAR, रिक्वायर्ड kVAR बताओ। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरे केस में हो सकता है कि सर्किट ही ऐसा दे दे, ठीक है, जैसे 3 + j4 दे दे। अब बोलेगा कि इस सर्किट का पावर फैक्टर हमको इंप्रूव करना है, तो cos phi1 तो आप यहां से निकाल ही सकते हैं,
ठीक है। तो cos phi 1 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.8 करके आ जाएगा, ऐसा करके कुछ, ठीक है। चाहे जो भी है आप देख लीजिएगा। तो cos phi 1 तो यहां से निकाल नहीं सकते हैं। फिर इसको इंप्रूव करना है पावर फैक्टर को, है ना। तो पैरेलल में बोलेगा कितना कैपेसिटर लगाएं, या फिर पूछेगा अगर kVAR चाहिए तो कितना kVAR डिमांड हम लोग को यहाँ पे चाहिए, या रिक्वायर्ड kVAR कितना चाहिए जिससे कि पावर फैक्टर यहां से इंप्रूव होकर कुछ और जगह पे पहुंच जाए। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से कर लेना है आप लोगों को क्वेश्चन, है ना। और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा इस पे। तो हम लोग इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि वोल्टेज कंट्रोल और आपको जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है वो समझ में आया होगा। और स्पेसिफिकली गेट ओरिएंटेड हम आपको बताएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किए जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ना छूटे, ठीक है। क्रैश कोर्स था ये। और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा पढ़ा के।